ऑफ यू, गुड मॉर्निंग अगेन। फिर कैप्सूल आ गया हमारा और आज कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन और अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए। तो पहले तो मैं बता दूं कि अगर बिल्कुल इंटीग्रेशन नहीं किया है आपने तो आप इसे इतना हो जाएगा कि हाँ आपका कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं पर मुझे डाउट है। तो आपको अगर पहले कर रखा है आपने तो रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा आपका इससे। ठीक है, और क्वेश्चन यही करने हैं आपने, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर? सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। आपके जो कोर्स में फॉर्मूले हैं सिर्फ 4 ही फॉर्मूले हैं। पहला तो ये है कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। एक फॉर्मूला है 1 अपॉन x का, ये होता है log x। एक फॉर्मूला है e की पावर x का जो होता है e की पावर x ही होता है, और एक फॉर्मूला है a की पावर x का, ये होता है a की पावर x अपॉन log a। e और a में क्या फर्क है? e स्पेशली e लिखा आएगा और e के अलावा कुछ भी लिखा होता है तो उसे a में सपोज करते हैं। 4 तो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। दूसरा कंसेप्ट याद करना है कि कोई भी कांस्टेंट का अगर करना है आपको इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट बाहर आते हैं और अंदर केवल dx बचता है। और अगर सिंपल dx हो इंटीग्रेशन में तो उसकी वैल्यू x होती है, यानी कांस्टेंट इनटू x हो जाएगा। और हर क्वेश्चन में आपने एक प्लस सी लगाना है जिसे कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक। अब एक कंसेप्ट जो है बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि अगर e की पावर में log fx लिखा है तो ये सिर्फ fx बचता है। क्यों बचता है? क्योंकि यहां पे बेस में e इंप्लाइड होता है, और अगर ये दोनों सेम होते हैं तो जो यहां बैठा हुआ है सिर्फ वही बचेगा यहां पे। अच्छा, इसमें दो एक एडिशनल चीज है। अगर यहां पे n लिखा है, मतलब log से पहले n लिखा है, तो पहले जो n है इसे हम ट्रांसफर करेंगे fx की पावर में, और अब बचेगा ये fx की पावर n। अच्छा, केवल e के लिए नहीं है, ये ऐसा भी होता है कि अगर लिखा हो 5 टू द पावर, यहां 3 लिखा है और यहां लिखा है बेस 5 है और x है, तो अब क्या बचेगा? ये पहले हम इस 3 को लेकर जाएंगे इसकी पावर में, तो ये हो जाएगा 5 की पावर log बेस 5 x क्यूब। अब दोनों सेम आ गई है तो बेसिकली सेम होना चाहिए। भाई ई में तो मुझे पता है, log में कुछ नहीं लिखा बेस में तो ई मानते हैं, लेकिन अगर कुछ भी है बेस में और ये दोनों चीज सेम है तो ये सिर्फ x क्यूब बचेगा। ये बड़ा काम आने वाला है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? चलो जी क्वेश्चन करते हैं सीधा। पहला क्वेश्चन ये है तो कुछ नहीं करना आपने, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना पहले और फिर सबका इंटीग्रेशन। पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x² माइनस 6x क्यूब प्लस 3 माइनस 9x dx। अब सबका अलग अलग कर देंगे। पहले 2 बाहर आएगा, x² का dx होगा, माइनस 6 बाहर आएगा, x क्यूब का dx होगा, प्लस 3 बाहर आएगा, सिंपल dx होगा, माइनस 9 बाहर आएगा और x dx होगा। ठीक, क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब वही फॉर्मूला लगाना है मुझे x की पावर n का, जो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये हो जाएगा 2 बाहर आएगा, x क्यूब अपॉन 3, ये आएगा 6 बाहर आएगा, x की पावर 4 अपॉन 4, प्लस 3 बाहर आएगा, dx को बताया था मैंने आपको केवल x होता है, और माइनस 9x² बाई 2 और लास्ट में c लगाना है। तो ये मेरा आंसर आ गया। बस इतना करना है आपका, ये सिंपल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये बेसिक इंटीग्रेशन है। अच्छा जी, अब मान लो नीचे कुछ चीज हो, नीचे कोई एक चीज हो लेकिन हो सिंगल, तो हम उसको सबके नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे dt आ गया और t है, तो एक ही बात है। मतलब अगर मैं बोलूं x dx, इसका आंसर होगा x² बाई 2 प्लस c, और अगर मैं बोलूं t dt तो भी एक ही बात है, t² बाई 2, क्योंकि वेरिएबल t आ गया इसमें, तो डजेंट मेक ए डिफरेंस। मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, ये आ गया 6 माइनस 2t² प्लस 15t माइनस 5t³ और नीचे आ गया √t। अब √t को सबके नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 6 के नीचे √t आएगा, माइनस 2t² के नीचे √t आएगा, प्लस 15t के नीचे √t आएगा, और माइनस 5t³ इसके नीचे √t आएगा। अब हर एक टर्म की अलग अलग पावर सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ तो पावर ऊपर है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 6 इंटू टी की पावर -½ क्योंकि पावर ऊपर गई तो माइनस हो गई। यहाँ पे ऊपर 2 पावर है और नीचे हाफ पावर है, तो जब डिवाइड होता है तो पावर माइनस होती है, तो ये हो जाएगा 2 टी की पावर 2 माइनस हाफ। ऐसे यहाँ पे होगा 15 टी की पावर 1 माइनस हाफ और माइनस 5 टी की पावर क्यूब माइनस हाफ, और ये हो गया dt। अब सबका अलग अलग कर देंगे जैसा करते हैं हम सिंपल। 6 बाहर आएगा, टी की पावर -½ dt, माइनस 2 टी की पावर 3/2 dt, प्लस 15 टी की पावर ½ dt, माइनस 5 टी की पावर 5/2 dt।
बस अब वो फॉर्मूला लगाना है x की पावर n वाला, तो t में लग जाएगा, तो ये जाएगा t की पावर हाफ अपॉन हाफ माइनस 2 t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 15 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 5 t की पावर 7/2 अपॉन 7/2 और प्लस c लगा देंगे। इसे और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2 जाएगा ऊपर तो 12√t हो गया, ये 4/5 t की पावर 5/2 हो गया, ये हो गया 30/3 कट जाएगा, 10 बचेगा, t की पावर 3/2 माइनस 10/7 t की पावर 7/2, ये मेरा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन, करेक्ट। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ये। अब देखो ये आ गया ना जो बताया था मैंने आपको e की पावर, तो यहाँ पे log से पहले x लिखा है, तो पहले ये x जो जाएगा ये जाएगा a की पावर में, तो ये हो जाएगा log a की पावर x, e की पावर log a की पावर x। यहाँ पे ये a है, ये जाएगा x की पावर में, तो ये जाएगा e की पावर log x की पावर a, और यहाँ पे है e और ये हो जाएगा log a की पावर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिर्फ ये बचेगा, ये सब खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा, तो मेरा जो इंटीग्रेशन बन गया वो बन गया a की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर a dx। अब सबका अलग कर देंगे, तो पहले तो a की पावर x का करेंगे, फिर x की पावर a का करेंगे, और फिर a की पावर a का करेंगे, और इसका तो होता है a की पावर x अपॉन लॉग, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, इसका होता है x की पावर a+1 अपॉन a+1, x की पावर a+1 अपॉन a+1। अब देखो ये पूरा कांस्टेंट बाहर आ गया और dx का x होता है, तो ये हो गया, और प्लस c लगा दिया, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये बड़े काम आने वाली चीज है, ये क्वेश्चन आने की उम्मीद है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ऊपर स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर खोल देते हैं। तो a की पावर स्क्वायर होगा a की पावर 2x प्लस b की पावर 2x प्लस 2a की पावर x इंटू b की पावर, मैंने फॉर्मूला खोल दिया a प्लस b का होल स्क्वायर, नीचे बैठा है a की पावर x b की पावर x, इसको सबके नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो a की पावर 2x अपॉन a की पावर x b की पावर x प्लस b की पावर 2x अपॉन a की पावर x b की पावर x प्लस 2a की पावर x b की पावर x अपॉन a की पावर x b की पावर x dx। चलिए जी, यहाँ पे तो एक a की पावर से a की पावर कट गई, एक बचेगी, यहाँ b की पावर से कट गई और यहाँ पूरी कट गई, तो यहाँ बचा a अपॉन b होल पावर x dx, अलग अलग कर लिया मैंने, प्लस यहाँ बचा b अपॉन a होल पावर x और यहाँ बचा 2 और dx। बस अब सबका अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसमें लगाएंगे हम a की पावर x का फॉर्मूला, मैं इस पूरे को a मान लूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा a अपॉन b होल पावर x अपॉन लॉग a अपॉन b प्लस b अपॉन a होल पावर x अपॉन लॉग b अपॉन a प्लस 2x प्लस c, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है, बहुत ही अच्छे। अगला चलते हैं, अब देखो ऊपर पहले यहाँ जो थी, यहाँ पे एक टर्म थी, जैसे यहाँ पे थी, यहाँ पे एक टर्म थी, तो मैंने इस टर्म को सबके नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, लेकिन क्या है यहाँ पे दो बातें होंगी, मैं दो क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पे। पहले तो इसे करते हैं, ये तो आसान है, ये आसान किस लिए है कि हम यहां से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, बचेगा x-1, और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, बचेगा x-1, नीचे x-1 बैठा है, तो ये हो जाएगा x-1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x² प्लस 1 और नीचे आ जाएगा x-1, ये इससे कट जाएगा। अब दोनों का इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा x³/3 और 1 का हो जाएगा x प्लस c, ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन मान लो मेरा यहाँ माइनस नहीं है, प्लस है, तो अगर नीचे एक टर्म नहीं है तो उसको हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मैं डिवाइड करके दिखाता हूं आपको, तो पहले मैंने x- डिवाइड किया, तो पहले मैंने x² से किया, तो ये आ गया x³ माइनस x², ये प्लस माइनस ये कट गए, बचा x+1, फिर मैंने 1 से कर दिया तो बचा x-1, फिर साइन चेंज किया तो 2 बच गया, अब रिमाइंडर बच गया। तो जैसे ये केस था, इसमें रिमाइंडर बचेगा ही नहीं क्योंकि पूरा डिवाइड हो रहा है, तो जब रिमाइंडर बचता है तो हम लिखते हैं पहले क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, और फिर करते हैं उसका अलग अलग इंटीग्रेशन। तो ये तो होता है क्वेश्चन जो यहाँ आया, ये होता है रिमाइंडर और ये होता है डिवाइजर। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा ये x² प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x-1 dx। अब मुझे इसका करना है तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, लिख देता हूं मैं इसे, तो ये हो गया x² प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x-1 dx। अब मैंने आपको बताया था 1 अपॉन x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log x, बताया था मैंने। तो एक सिस्टम है कि अगर x में कुछ प्लस या माइनस हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पूरे को भी x सपोज कर सकते हैं। जैसे बता रहा हूं कैसे, पहले मैंने सबका अलग कर लिया, x² dx प्लस dx, 2 बाहर आ गया, 1 अपॉन x-1 dx,
तो जैसे इसका तो हो गया x³ बाई 3, इसका हो गया x। अब इसको पूरे को मैं x मान के ही सीधा इंटीग्रेशन कर सकता हूं, क्योंकि x में कुछ मल्टीप्लाई नहीं है। कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन होगी उस पूरे को मैं x मान सकता हूं, बशर्ते उसमें कोई x में कुछ मल्टीप्लाई ना हो। और मल्टीप्लाई होगा तो बताऊंगा आगे में, अभी आगे आएगा। फिलहाल मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 log x माइनस 1 और प्लस c लगा दिया, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखो फिर वही आ गया, अब यहाँ पे e आ गया, तो पहले 6 जाएगा इसकी पावर में, तो ये बन जाएगा e की पावर log x की पावर 6 माइनस e की पावर log x माइनस 5 x की पावर 5, ये बन जाएगा e की पावर log x की पावर 4 और ये बन जाएगा e की पावर log x³ dx। अब ये क्या होगा जी, ये क्या बचा, केवल x³ 6 बचा, ये बचा x की पावर 5, ये बचा x की पावर 4, ये बचा x³। अब मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से x की पावर 5 कॉमन ले लिया, बचा x माइनस 1, नीचे से x³ कॉमन ले लिया, बचा x माइनस 1 dx, ये इससे कट गया और पावर 2 बच गई, तो केवल x² dx बच गया। इसका आंसर आ गया x³ बाई 3 प्लस c, आंसर आ गया। कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था और ये कितना सस्ता सा हो गया। ठीक है, अब एक नया कंसेप्ट आया, जैसे अभी बताया था मैंने आपको, नीचे अगर एक टर्म नहीं है तो पहले डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड करना सब जगह चलेगा। जैसे क्वेश्चन था, मैं ये क्वेश्चन लिया था मैंने, अगर मैं यहाँ पे माइनस है भी, मान लो यहाँ माइनस है, और मैं अगर डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने के बाद भी यही आएगा। आप चेक कर लेने के बाद डिवाइड करके यही आएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो 0 लिख दिया हमने। तो फैक्टर कर सकते हो आप, डिवाइड तो कर ही सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे नीचे ऊपर 6 की पावर x प्लस 1 है, यहां तो मैं फैक्टर कर सकता हूं। कैसे, अगर मैं लिख लूं x² का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब और नीचे लगा दूं x² प्लस 1, तो मैं ऊपर अप्लाई कर सकता हूं a³ प्लस b³ का फॉर्मूला, तो a प्लस b a² प्लस b² माइनस ab, और नीचे आ गया मेरा x² प्लस 1 और ये कट गया। ठीक है, तो आप सबका कर देंगे अलग अलग। x की पावर, इसका हो जाएगा x की पावर 5/5 प्लस x माइनस x³ बाई 3 प्लस c, ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो अच्छा, अब मैं कहूं डिवाइड कर दो तो भी यही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो डिवाइड का ऑप्शन भी आपके पास, और अगर फैक्टर करने आपको आ रहे हैं, आपको मतलब कभी कभी नहीं आते हैं, तो अगर फैक्टर करने नहीं आ रहे हैं तो डिवाइड करो सीधा, लेकिन अगर फैक्टर हो रहे हैं तो यू कैन डू इट। राइट, चलिए आगे चलते हैं। मैंने बताया था अभी अभी कि लीनियर एक्सप्रेशन अगर होती है, यह बताया था लीनियर एक्सप्रेशन है तो मैं उस पूरे को x मान सकता हूं, लेकिन x में कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो अगर मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया, इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है ax प्लस b की पावर क्यूब का, तो लेकिन अब देखो ये जो चीज है ये लीनियर है, तो मैं इस पूरे को x मान सकता हूं, तो ये बन गया x³। इसका सीधा इंटीग्रेशन करते हैं, x की पावर 4/4। अब अलग क्या हुआ, जब x में कुछ मल्टीप्लाई होता है तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उससे नीचे डिवाइड और करना है आपने, बस इतना करना है। ये फर्क, जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें x माइनस 1 था, कुछ x में मल्टीप्लाई नहीं था, तो मैंने डिवाइड बाय 1 किया तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई में a है तो करना है आपने। जैसे और लेते हैं 4e की पावर 3x प्लस 1 dx, तो मैंने 4 बाहर लिया, e की पावर 3x dx और प्लस dx। ठीक, अब देखो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इस पूरे को मैं x मान सकता हूं, तो ये बन गया e की पावर x। अब e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है ना, तो ये तो हो गया e की पावर 3x और अपॉन 3 और आया, क्योंकि मुझे x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, और 1 का x होता ही है प्लस c, ये आंसर आ गया, डायरेक्ट करना है हमने। ठीक है, जैसे अगला लेते हैं, ये है 1/√7 माइनस 2x, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा पहले 7 माइनस 2x की पावर माइनस हाफ dx। अब करूंगा सीधे इंटीग्रेशन, तो मैंने इस पूरे को x मान लिया, तो ये बन गया x की पावर -1/2, तो वो इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, और क्या एक्स्ट्रा होगा, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करना है, यानी कि -2 से डिवाइड भी करना है, ये आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया रूट, मतलब पावर हाफ होगी ना, तो मैंने इसको रूट लगा दिया, ये हो गया प्लस के हाफ, 2 बाहर आ गया, नीचे है -2, ये इससे कट गया, तो मेरा आ गया -√7 माइनस 2x प्लस c। ऐसा आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, एक और रह गया अभी, √ax प्लस b, इसको खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज करो। हाँ, करा आपने, सिंपल हाफ पावर मान लेनी है, तो ये हो जाएगा ax की पावर हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2, और नीचे a और आएगा प्लस c, ये आंसर आ गया। 2 को ऊपर ले जाओ तो मेरा अल्टीमेट आंसर आएगा 2/3 ax प्लस b की पावर 3/2 अपॉन a प्लस c, ये मेरा आंसर है।
दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लीनियर एक्सप्रेशन। अगर एक्स स्क्वायर होता तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ये केवल लीनियर के लिए ही अप्लाई होता है जब एक्स की पावर 1 होती है हाईएस्ट। क्लियर? जैसे देखो ये है, इसमें क्या करेंगे, इसमें कर देंगे हम रैशनलाइज, यानी कि ऊपर नीचे x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। तो ऊपर तो हो गया x प्लस 1 रूट माइनस एक्स प्लस 2 रूट एज इट इज। नीचे लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो यहां आ गया x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है जी। जब ये काटा तो एक्स एक्स कट गया, यहां बचा केवल -1, तो मैंने उल्टा कर दिया ऊपर, रूट एक्स प्लस 2 माइनस रूट एक्स प्लस 1। अब मैं दोनों की अलग अलग हाफ पावर लगा के, जैसे मैंने इसका किया था सेम ऐसे ही इनका इन दोनों का अलग अलग कर दूंगा। इसमें एक्स में कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो मुझे डिवाइड भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा हो जाएगा एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 इंटू 2/3 माइनस 2/3 एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। ये मेरा आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। तो क्या होता है, दो तरीके हैं इसके, एक तरीका अभी आगे आएगा, एक तरीका अभी लीनियर बात चल रहा है, तो लीनियर की बात चलते हैं। यहाँ पे रूट के अंदर 2x माइनस 1 है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ऊपर मेरा 2x माइनस 1 बन जाए कैसे भी। तो पहले बात तो मुझे 2 बनाना पड़ेगा। तो पहले मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया बाहर, तो बाहर 1/2 आ गया, अंदर हो गया 2x प्लस 2 और नीचे आ गया 2x माइनस 1 रूट एज इट इज। अब मुझे -1 भी चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया है, -1 प्लस 1 कर दिया। ठीक है, अब क्या किया मैंने, 2x माइनस 1 एक साथ लिया और ये +3 हो गए, इसके नीचे ये अलग और इसके नीचे ये अलग, पावर माइनस करेंगे, इसकी पावर यहाँ पे 1 है, नीचे हाफ पावर है, तो ऊपर हाफ पावर रह जाएगी, यहाँ पे पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हाफ हो जाएगी, 2x माइनस 1 यहाँ पे माइनस। अब इन दोनों का कर देंगे अलग इंटीग्रेशन, लेकिन x में 2 मल्टीप्लाई याद रखना, तो 1/2 बाहर चलेगा, ये हो गया 2x प्लस 1 की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन 3/2 और इंटू 2 और आएगा +3 2x फिर हमारे पास प्लस डाल दिया मैंने, 2x प्लस की पावर हाफ और अपॉन 1/2 और 2 और आएगा प्लस c लगाना है। बस अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये 1/2 पूरे में जाएगा, तो ये हो गया 1/6 2x माइनस 1 की पावर 3/2 प्लस 3/2 2x माइनस 1 की पावर हाफ और लास्ट में लगा दिया +c। बस ये मेरा आंसर आ गया, है ना आसान। और लेते हैं, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें रूट के अंदर 3x माइनस 2 है, तो मैं बाहर कोशिश करूंगा कि यहां भी 3x माइनस 2 बन जाए। कैसे बनाऊंगा, बनाते हैं चलो। पहले मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और बाहर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1/3। अब यहाँ 3x बचा, पर मुझे 3x माइनस 2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 3x में -2 + 2 कर दूंगा। ठीक है जी। अब क्या फायदा हुआ, ये हो गया मेरा 3x माइनस 2 के साथ ये पावर अलग ले लूंगा और +2 के साथ ये अलग ले लूंगा। ठीक, अब यहाँ 1 पावर यहाँ पे हाफ पावर मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 की पावर 3/2 और ये हो जाएगा इस 3 को यहाँ भी ले आते हैं, तो 2/3 3x माइनस 2 की पावर 1/2। अब दोनों का कर देंगे अलग अलग इंटीग्रेशन, तो 1/3 ये हो जाएगा 3x माइनस 2 की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 2/3 3x माइनस 2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और यहाँ पे इंटू 3 करना है, यहाँ पे इंटू 3 मत भूल जाना क्योंकि x का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, अब ये सॉल्व तो कर लोगे आप, ये 2/5 हो जाएगा, है ना, तो नीचे आ जाएगा 2/6 × 30 और काट लेंगे इसे, नहीं 9 × 45 आएगा, 2/45 3x माइनस 1 की पावर 5/2 और प्लस यहाँ आएगा, ये 2 to the 4 हो जाएगा 4/27 3x माइनस 2 की पावर 3/2 प्लस c। ये मेरा आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अगला लेते हैं, ये है, अब ये अब सिस्टम आ गया ना, तो अब इसमें t मानना है। अब t क्योंकि यहाँ पे लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक आ गई, तो मैं इसको वो तो मान नहीं सकता, तो हम t मानना है। अब t हम किसको मानते हैं, t हम उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्वेश्चन में ही बैठा होगा। तो मैंने जब इसको t माना तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 को मैंने t मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dt/dx, ये आ गया 6x प्लस 2 आ गया। अब देखो मेरे पास 3x प्लस 1 बैठा हुआ है ना, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो 3x प्लस 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो मैंने ऐसे 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 3x प्लस 1 और dx को धर लिया है इज इक्वल टू dt, तो 3x प्लस 1 dx की वैल्यू आ गई 1/2 dt आ गई,
बहुत बढ़िया। अब देखो ये पूरा बन गया 1/2 dt, तो ये बन गया 1/2 dt और नीचे बन गया टी क्यू, क्योंकि मैंने इसको t माना था। अब ये पावर ऊपर जाएगी, माइनस बन जाएगी, तो 1/2 t की पावर -3 dt, इसका इंटीग्रेशन 1/2 t की पावर -2 अपॉन -2, तो बन गया -1/4 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस c। बस इसमें t की वैल्यू पुट कर दो, ये आंसर आ गया मेरा। ये है टी मानना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ी काम आती है, बहुत ज्यादा काम आती है। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन करने चाहिए। मैं करा रहा हूँ कुछ, तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। मानना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने ये नहीं सीखा तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसे, क्योंकि टी मानना बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है मेरी, मतलब एक सब्स्टिट्यूशन पे पूरी वीडियो है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, पूरा एक प्लेलिस्ट है इंटीग्रेशन की। चलिए अगला क्वेश्चन ये है हमारा, तो इसमें हमें टी मानना है, किसको? मैंने माना x प्लस लॉग एक्स को t माना। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो dt बाई डी एक्स जो आता है वो आता है 1 प्लस 1/x, क्योंकि x का होता है 1 और लॉग एक्स का 1/x। इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1/x आ जाएगा। अब देखो क्या फ़ायदा हुआ, x प्लस 1/x मेरे पास ऑलरेडी बैठा हुआ है ना, तो मेरा आ गया x प्लस 1/x dx इज इक्वल टू dt बन गया। इसका मतलब ये और ये मिला के बन गया dt। ये 3 कांस्टेंट है, बाहर चला गया और इसको मैंने t मान लिया, है ना, तो क्या बन गया, 3 बाहर आ गया और ये हो गया टी स्क्वायर dt। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ये कट गया इससे, बस t की वैल्यू पुट कर दो और मेरा आंसर आ गया, है ना। और लेते हैं एग्जाम्पल। अब देखो उसमें मेरे पास बैठा ऊपर x की पावर 5 तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो x की पावर 5 तो आएगा, इसलिए मैंने इसको t मान लिया, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी t मान सकते हो, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन क्या यार 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो उससे और आसान हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x की पावर 5, तो x की पावर 5 dx आ गया 1/6 dt। यहाँ पुट कर देते हैं, 1/6 तो बाहर आ गया, ये पूरा बन गया dt अपॉन 6 वो बाहर ले लिया मैंने, और ये बन गया t, इसका होता है log t, बस t की वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस एक्स की पावर 6, ये मेरा आंसर आ गया, राइट। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, मैंने माना log x को t, क्यों? क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ये मेरे पास बैठा हुआ है, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x आ गया, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt आ गया, तो ये तो पूरा मिलके बन गया dt, और ये मैंने t माना वही है, ये फिर बन गया dt बाई t, इसका फिर हो जाएगा log t, और t की वैल्यू पुट कर दो तो log x प्लस c, आंसर आ गया सॉरी, ठीक है। और लेते हैं, अब देखो ये है क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन है ये, तो इसको t मानता हूँ अगर मैं, अब देखो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका dt बाई डी एक्स जो आएगा वो आएगा 2x माइनस 1/x। अब देखो ये तो है नहीं मेरे पास, है, अगर मैं इस x को इन दोनों के नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो ये बन जाएगा 2x माइनस 1/x, और नीचे बन जाएगा x स्क्वायर माइनस लॉग x, और ये dx है ये हमारे पास। अब देखो ये पूरा एज इट इज़ यहाँ बन गया, नहीं बन गया, अब dx को उधर ले आऊँगा तो 2x माइनस 1/x dx इज इक्वल टू dt, यानी कि ये पूरा बन गया dt, और ये बन गया t, ये फिर बन गया dt अपॉन t, और ये फिर log t होता है, t की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया, ठीक है। बट दिस इज ए स्पेशल क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसे, क्योंकि ये बढ़िया इसलिए है कि एक इसका पर्टिकुलर तरीका है, अगर आप उस तरीके से नहीं करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आराम से नहीं हो पाएगा। इसमें क्या करना है, आपने ऊपर नीचे डिवाइड करना है e की पावर x से, मतलब ऊपर भी डिवाइड कर दिया मैंने और नीचे भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या फ़ायदा हुआ उससे, ऊपर बन गया, इसके नीचे ये लिखूंगा तो e की पावर x बनेगा, इसके नीचे ये लिखूंगा तो बनेगा e की पावर माइनस x, ऐसे ही नीचे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। अब मेरा काम हो गया, मैंने नीचे वाले को t मान लिया, क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन जो आएगा वो ऊपर वाला ही आ जाएगा, है ना, बस। तो ये बन गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt, तो ये फिर बन गया dt बाई t, और फिर ये बन गया log t, और t की वैल्यू पुट कर दी इसमें मैंने, तो मेरा आंसर आ गया log e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x प्लस c, ये आंसर आ गया। क्लियर है, और बढ़िया, आगे चलते हैं। अब देखो एक
इसमें फिर वो आ गई लॉग वाली प्रॉपर्टी आ गई ना। सबसे पहले ये 3 जो है वो इसकी पावर में जाएगा तो बन जाएगा e की पावर log x क्यूब, और ये पावर -1 है, इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, और dx मेरे पास चल ही रहा है। अब ये क्या बचेगा बताओ जरा। गुड, ये बचेगा केवल x क्यूब, तो x क्यूब अपॉन x की पावर 4 + 1 dx। अब मैं x की पावर 4 को +1 को t मान लूँगा, क्योंकि x पावर 4 का डिफरेंशिएशन x क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब = dt/dx। इट मीन्स x क्यूब dx आ गया 1/4 dt, तो 1/4 तो बाहर आ गया, ये बन गया dt, और ये बन गया t, ये फिर बन गया log t। आप तो सारे क्वेश्चन log t के आ रहे हैं भाई। तो ये बन गया log x की पावर 4 + 1 और +c, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए और लेते हैं। अब कभी कभी क्या हुआ, जैसे यहाँ तो हमारा ऐसा हुआ कि पूरा डिफरेंशिएशन बैठा हुआ था हमारे पास, पर कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंशिएशन पूरा नहीं बैठा होता, हमें कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो मैंने इसमें x + 1 को, इसके दो तरीके बता रहा हूँ आपको, आप दो तरह से कर सकते हो, मर्जी आपकी। पहला तरीका बता रहा हूँ जो हमने पहले बताया था कि लीनियर एक्सप्रेशन बनाने के लिए, तो मैंने क्या किया, पहले इसमें 2x ऐड कर दिया और 2x माइनस कर दिया, तो ये जो बन गया, ये बन गया x + 1 का स्क्वायर - 2x, और नीचे भी x + 1 का स्क्वायर, और यहाँ भी x + 1 का स्क्वायर, ये तो कट गया, 1 आ गया, -2 बाहर ले लिया, और ये बचा x/x + 1 का स्क्वायर dx। ठीक है जी। अब इसका तो पता ही है क्या हो जाएगा आपको, इसका तो x हो जाएगा। इसमें क्या किया मैंने, इसमें कर दिया मैंने +1 - 1, तो x + 1 - 1 दोनों के नीचे अलग अलग x + 1 का स्क्वायर ले लिया मैंने। ठीक है जी। तो ये बन गया x माइनस, ये कट गया, एक पावर आ गई, तो 2 1/x + 1 dx +2 x + 1 की पावर -2 dx, दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो x - 2 log x + 1 +2 x + 1 की पावर -1/-1 + c, ये मेरा आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है ना। दूसरा तरीका है t मानने वाला। तो अगर मैं x + 1 को t मान लेता हूँ तो dx = dt आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी t - 1। तो मुझे करना ये पड़ेगा कि dx तो dt बन गया, ये बन गया t², और यहाँ जो मेरे पास था x² + 1, तो मैंने इसमें x की वैल्यू t - 1 पुट कर दी, तो मेरा क्वेश्चन बन गया t - 1 का होल स्क्वायर + 1/t² dt। ठीक है, बस अब आप ऐसा कर सकते हो, इसका स्क्वायर खोल दो, तो ये हो जाएगा t² + 1 - 2t और +1/t²। अब t² को सबके नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो t² - 2t/t² + 2/t², तो ये बन गया मेरा 1 - 2/t + 2/t का स्क्वायर dt। अब दो सबका अलग अलग इंटीग्रेशन, 1 का होता है t, इसका हो जाएगा 2 log t, और इसका हो जाएगा -2/t और +c, इसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो मेरा जस्ट यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। अच्छा, ऐसे ही लेते हैं। अगर मैं इसमें a + bx को t मान लेता हूँ, तो मैंने a + bx को t माना, तो मेरा b dx आ गया dt, तो dx की वैल्यू आ गई 1/b dt। अब ऊपर x बचेगा यार, x², तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से निकालूंगा x की वैल्यू, वो आएगी t - a/b, ये पुट कर दूंगा मैं क्वेश्चन में, तो मेरा क्वेश्चन 1/b तो बाहर आ गया, x² हो गया t - a/b का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया, t² और dt। ये 1/b कौन सा है पता है, ये वाला है, 1/b आया। चलिए जी, अब ये b² बाहर आ जाएगा, तो 1/b³ हो गया, ऊपर स्क्वायर खोल देते हैं, t² + a² - 2at/t² dt, सबके नीचे अलग अलग कर लेते हैं, तो 1 - 2a/t + a² dt, इन सब का अलग अलग इंटीग्रेशन, 1 का हो जाएगा t, इसका हो जाएगा 2a log t, और इसका हो जाएगा -a² + c कर देंगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू पुट करनी है a + bx, बस या कौन सा छोड़ना है यहीं पे। ठीक है, t की वैल्यू पुट कर देना जरूर। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अगला है बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स क्या होता है, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो आपको बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, और इसका फॉर्मूला बता लिख देता हूँ पहले। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, इनको सॉल्व करके जो आएगा इसका दोबारा इंटीग्रेशन। ये होता है बाई पार्ट्स का फॉर्मूला। और एक रूल होता है आईलेट, ILATE, आके लेट जा, लेकिन आपके कोर्स में सारे नहीं है। आई माने इन्वर्स नहीं है आपके कोर्स में, एल माने लॉग ये है, ए माने एल्जेब्रिक,
टी माने ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है और एक्सपोनेंशियल। आपके कोर्स में 3 ही है बस, लॉग, अलजेब्रिक और ई की पावर एक्स। जो फंक्शन पहले लिखा होगा उसे मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। मीन्स अगर लॉग और ई की पावर एक्स है तो हम लॉग को फर्स्ट फंक्शन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो अलजेब्रा पहले लिखा है तो वी विल टेक दिस फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड वाले का इंटीग्रेशन और होल का दोबारा इंटीग्रेशन। चलिए जी, अब ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन बता दो क्या होगा। लीनियर एक्सप्रेशन बताया था ना मैंने, यस। तो ई की पावर 2x का होगा ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा और इसका ई की पावर 2x अपॉन 2 और होल का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 बाहर ले लेंगे और इसका दोबारा कर देंगे, यानी 1 अपॉन 2 एक्स ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 ई की पावर 2x dx। इसका दोबारा कर देंगे तो 1 अपॉन 2 एक्स ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 4 आ जाएगा ई की पावर 2x प्लस सी। ये मेरा आंसर आ गया। चाहो तो ई की पावर 2x कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज हमें सोच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा है, ये लॉग है, तो आईलेट में लॉग पहले होता है, तो हम लॉग को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन। अप्लाई करेंगे बाय पार्ट। तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन होल का दोबारा इंटीग्रेशन। चलिए जी कर देते हैं। तो पहले लिखा मैंने log 1 प्लस एक्स को एज इट इज़, इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इसका लॉग है यहाँ पे, सॉरी, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और इसका हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 dx। अब इसका तो हो चुका 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब लॉग 1 प्लस एक्स, ये तो हो चुका। इसमें 1 अपॉन 3 बाहर आएगा, अंदर बचेगा एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसका कैसे करें भाई, दो तरीके हैं, या तो आप सिंपल लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कर लो, अदरवाइज बताया था मैंने आपको यहाँ हम +1 -1 भी कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन हो जाता है, तो कर लेते हैं आराम से। तो इसमें लगा दिया मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी और -1, इसके नीचे ये अलग और इसके नीचे ये अलग dx। ये तो इससे कट गया, बस सबका अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन। तो ये हो गया 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब लॉग 1 प्लस एक्स, यहाँ 1 अपॉन 3 एज इट इज़। अब इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का करेंगे एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का करेंगे एक्स, इसका होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसका हो जाएगा माइनस के लॉग 1 प्लस एक्स और ये लगा दिया मैंने सी। बस इतना छोड़ना है। आप चाहो तो इसमें से लॉग कॉमन ले सकते हो और यहाँ भी चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है, जब भी लॉग का फंक्शन अकेले आएगा, यानी कि लॉग के साथ कोई अलजेब्रा भी नहीं है, ई की पावर एक्स भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपने एक इंटू 1 लगाना है यहाँ पे और तब लगाना है बाई पार्ट, क्योंकि लॉग का इंटीग्रेशन नहीं बना अभी तक। अब जो 1 है वो अलजेब्रिक है और ये लॉग है, तो लॉग पहले लिखा है, तो पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन होल का दोबारा इंटीग्रेशन। ठीक है जी, तो कर देते हैं। तो log x का होल स्क्वायर, इसका x हो गया, इसका हो गया 2 log x इंटू log x का 1 अपॉन एक्स और इसका हो गया x और dx। ये फिर हो गया बात। अब फिर से बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब फिर 2 log x आ गया, तो इसमें फिर बाई पार्ट लगाएंगे 2 में और log x में, या हम 2 को बाहर ले सकते हैं। चलो 2 को बाहर ले लेते हैं, जैसे पहले करा था हमने, और अब लगाते हैं log x में और इंटू 1 लेते हैं इसमें, फिर लगाते हैं बाई पार्ट। तो ये होगा log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, फिर लगाते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड log x एज इट इज़, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन होल का दोबारा इंटीग्रेशन। ठीक है जी, तो ये हो गया log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, इसका हो जाएगा log x एज इट इज़ और dx का x माइनस इसका 1 अपॉन एक्स और x होल का दोबारा इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स और ये कट जाएगा, फिर x बचेगा, तो प्लस एक्स प्लस सी। ये मेरा आंसर आ गया, बस इतना छोड़ना है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक फॉर्मूला होता है बाई पार्ट्स में, जो क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, मतलब 90% चांसेस आएगा, और फंक्शन ये होता है, फॉर्मूला ये होता है कि अगर e की पावर x बाहर बैठा हो और अंदर हो कोई भी फंक्शन हो, एनी फंक्शन, और प्लस में उसका डिफरेंशिएशन भी हो, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसका सीधा आंसर होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है, e की पावर बाहर बैठा है, अच्छा, फंक्शन log x हो गया,
और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो ये पूरी फॉर्म एज इट इज़ है मेरे पास, तो इसका सीधा आंसर है e⁻x इंटू लॉग एक्स प्लस सी। बस इतना ही करना है आपने, बस साइड में ये फॉर्मूला लिख देना है बस। 1 नंबर क्वेश्चन आएगा, 2 लाइन क्वेश्चन सॉल्व। जैसे ये लेते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ये फॉर्म बनानी पड़ती है हमें, ठीक है। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लेता हूँ पहले लेता हूँ इसमें e⁻x तो है और यह ऊपर x है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ये था, तो मैंने क्या किया, इस 1x में +1 -1 कर दिया, ठीक है जी। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, अब मेरा हुआ e बाहर बैठा था, इससे नीचे ये अलग लिया, यानी कि 1 + x अपॉन 1 + x का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 + x का स्क्वायर dx। तो ये हो गया e⁻x, एक पावर कट गई, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 + x माइनस 1 अपॉन 1 + x का स्क्वायर dx। अब देखो क्या जादू हुआ, अगर मैं इसे फंक्शन मान लूँ तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आएगा। इट मीन्स हमारे पास e⁻x और fx प्लस f' बैठा हुआ है, तो सीधा आंसर है इसका e⁻x इंटू fx प्लस c, ठीक है। सेम। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर तो e⁻x था, अगर e की पावर में x नहीं है, कुछ और है, 2x है, 3x है, 5x है, तो उसको t मानना पड़ेगा हमें। तो हमें 2x को t मानना पड़ेगा, तो dx आ जाएगा 1/2 dt और x की वैल्यू आ जाएगी t/2। पुट कर देते हैं, dx की वैल्यू 1/2 dt, इसकी जगह e⁻t आ जाएगा, इसकी जगह t/2 आ जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा 1 + t का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये 1/2 ये और ये 1/2 ये, तो पूरा 1/4 बाहर आ गया, ये बन गया e⁻t t/1 + t का होल स्क्वायर dt। अब ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया, देखो चेक कर लो आप, तो इसका बिल्कुल सेम आंसर आएगा t की फॉर्म में। तो बस सीधा फॉर्मूला देता हूँ मैं, 1/4 e⁻t इंटू 1 + 1/t प्लस c, इसमें t की वैल्यू पुट कर दो 2x और मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो जैसे अब जैसे ये है एक क्वेश्चन लेते हैं, मैंने लिया 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर। मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम log x को t मानेंगे तो अगला स्टेप आपको x = e⁻t लिखना है। ये log की प्रॉपर्टी है, क्योंकि बेस में e होता है, कई बार बता चुका हूँ मैं आपको, और जब log हटाते हैं तो e⁻t हो जाता है। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो e⁻t dx आ जाएगा e⁻t dt, पुट करते हैं dx की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/t, ये -1/t² और ये हो गया e⁻t dt। अब ये सेम फॉर्मूला बन गया, e⁻x बाहर बैठा है, इसका फंक्शन और इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो सीधा आंसर होगा e⁻t इंटू 1/t प्लस c। तो e⁻t को लिख देंगे x और t को लिख देंगे log x, ये मेरा आंसर आ गया प्लस c, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया 1 + log x dx, तो कुछ नहीं करना आपने, 1 को अलग लेना है और log x को अलग लेना है ना। और अभी आपने log x का किया है, इसका तो x हो जाएगा, इसमें इंटू 1 करके बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, और हमने अभी लगाया था, फिर दोबारा लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन log लेंगे तो log x एज इट इज़, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, होल का दोबारा इंटीग्रेशन, ये कट गया, ठीक है जी। तो ये बचा x + x log x और ये बचेगा -x, ये इससे कट गया, मेरा आ गया x log x प्लस c, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये अब अगला जो वो होगा हमारा पार्शियल फ्रैक्शन, जो शुरू करेंगे हम। नीचे ऑप्शन है, देखो पहली बात तो ये है कि पार्शियल तभी लगेगा जब ऊपर की पावर नीचे की पावर से छोटी होगी। अगर बड़ी होगी तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे बताया था मैंने आपको, और अगर बराबर है तो एक जुगाड़ बताऊंगा आपको, जस्ट वेट एंड वॉच। तो पहले सिंपल करते हैं, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, जब लीनियर इक्वेशन होती हैं तो मैं इस पूरे को, यानी कि मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को मान लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा x - 1 x - 2 x - 3, मैंने इसे मान लिया, लेट दिस इज a/x - 1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x - 3। ये मुझे मैंने लेट कर लिया इसे। अब मुझे क्या करना है, इससे निकालनी है a और b की वैल्यू। और पहली बात तो ये बता दूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज़ ए अनदर सब्जेक्ट, है ना। तो हम इसको यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन में। तो जब भी आप पार्शियल लगाएंगे तो इस इंटीग्रेशन का साइन आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसी इंटीग्रेशन का पार्ट है ही नहीं, राइट। तो जब मैं इसका एलसीएम लूँगा, मैं इस पूरे का अगर एलसीएम लेता हूँ, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरे का एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम हमेशा यही आएगा जो नीचे बैठा है लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया।
तो यहाँ आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और इक्वल टू मैंने ये सपोज कर रखा है 3x-1 अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, मैंने इक्वेट कर दिया। नाउ दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म और मुझे निकालनी है ए बी सी की वैल्यू। तो पहले हम हमेशा शॉर्टकट यूज़ करते हैं। अब ये शॉर्टकट क्या होता है यार, देखो ये लिखा है नीचे x-1, अगर मैं इसको 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, वेरी गुड। इसको पुट करता हूँ तो क्या आती है, 2 आती है, वेरी गुड। और इसको पुट करता हूँ तो 3 आती है। तो मुझे एक बार इस पूरी इक्वेशन में x को एक बार 1 रखना है, एक बार x को 2 रखना है और एक बार x को 3 रखना है। ये शॉर्टकट है। जब मैं 1 रखूँगा तो क्या मैजिक होगा, मैजिक ये होगा 1 रख के ये टर्म 0 हो जाएगी तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और जब मैं 1 रखूँगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, या दो टर्म तो 0 ही हो गई। अब यहाँ पुट करते हैं तो पूरा पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पुट करता हूँ 1x की जगह, तो ये होता है 3 - 1 2 आ गया, और यहाँ आ गया a इंटू माइनस वन इंटू माइनस टू। तो इससे मेरी a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, क्लियर। अब 2 रखते हैं। 2 रख के क्या मैजिक होगा, 2 रखूँगा यहाँ पे तो ये आएगा 6 - 1 5 आएगा, और ये टर्म 0 हो जाएगी पहली, और ये टर्म 0 हो जाएगी। तो सिर्फ बीच वाली टर्म बचेगी, तो b इंटू 1 इंटू माइनस वन, तो मेरी b की वैल्यू आ गई -5। देखो कितना आराम से वैल्यू आ रही है। एक तरीका और भी लॉन्ग कट बताऊंगा बाद में, अभी एक क्वेश्चन आएगा उसमें। जब मैं 3 रखूँगा तो यहाँ हो जाएगा 3 9 - 1 8, और ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, बचेगी सिर्फ ये टर्म। तो यहाँ हो जाएगा a इंटू 1 इंटू, नहीं ये टर्म 0 होगी, ये टर्म 0 होगी, केवल ये बचेगी। तो ये बचेगा c इंटू 2 इंटू 1, तो मेरी c की वैल्यू 4 आ गई। मेरी a की भी आ गई, b की भी आ गई, c की भी आ गई। अब मैं करूँगा इंटीग्रेशन, तो मैं लिखूँगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 1 अपॉन x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिखा था a अपॉन के नीचे एरिया था, b के नीचे ये, c के नीचे ये, तो वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मेरा आ जाएगा a यानी 1 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस -5 अपॉन एक्स माइनस टू प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब लगूंगा इंटीग्रेशन साइन और तीनों का अलग अलग कर दूंगा इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा log x माइनस वन, ये हो जाएगा -5 log x माइनस टू, और ये हो जाएगा प्लस के 4 log x माइनस थ्री, और प्लस c लगाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसे बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ तो तीनों लीनियर थी नीचे, ये इसे कहते हैं लीनियर 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 लीनियर। तो लीनियर में क्या करते हैं, a b c ले लेते हैं, सिंपल सिंपल। अगर 2 होंगी तो a भी ले लेंगे, c 3 थी मैंने c ले लिया। अच्छा कुछ और भी हो सकता है, जैसे इसमें देखो मैंने आपसे क्या कहा था, ऊपर पावर बड़ी होगी तो मुझे डिवाइड ही करना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन अगर पावर बराबर है, आगे बताऊंगा, तो कुछ और भी रास्ता है मेरे पास। तो फिलहाल डिवाइड कर लेते हैं इसे। तो मैंने x³ प्लस x प्लस 1 को डिवाइड करना है x² माइनस 1 से, तो x से होगा तो x³ माइनस x, ये कट गया इससे, यहाँ बचा 2x प्लस 1। अब देखो ऊपर की ये पावर जो है इससे छोटी आ गई, मुझे और डिवाइड नहीं करना। अब मुझे लिखना है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, तो मेरे पास जो क्वेश्चन आ गया वो आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 तरीके हैं। अगर आपको पार्शियल यूज़ नहीं करना है, डोंट वरी अबाउट दैट, आप पार्शियल यूज़ नहीं करतेंगे, हम बिना पार्शियल कर लेंगे। हम इसको अलग अलग कर लेंगे। कैसे अलग अलग, मतलब मैं 2x के नीचे लूँगा x² माइनस 1 और प्लस 1 के नीचे लूँगा x² माइनस 1। इसमें तो इसको t मान लूँगा, क्लियर हो जाएगा। और इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला होगा 1 अपॉन x² माइनस a²। ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम पार्शियल सीख रहे हैं इसलिए हम पार्शियल से करेंगे इसे। हम इसको अलग से उठाएंगे बिकॉज पार्शियल फ्रैक्शन नॉट द पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं इसको लिखूंगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और इसे मान लूँगा a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1। अब इसका एलसीएम लेंगे, सेम प्रोसीजर पहले वाला। तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। एक बार x को रखूँगा 1, एक बार x को रखूँगा -1। जब 1 रखूँगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ बचेगा 3 इज इक्वल टू 2b। तो b की वैल्यू आ गई 3/2, और -1 रखूँगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ रखूँगा तो -1 इज इक्वल टू -2a, तो मेरी a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। दोनों वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट कर दूंगा और साथ में इसे भी ले लूँगा। तो टोटल इंटीग्रेशन बन गया मेरा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस a यानी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 1 में, और प्लस b यानी कि 3/2 अपॉन x माइनस 1, तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन। तो मेरा आंसर आ जाएगा x² 2 प्लस 1/2 log
एक्स प्लस वन प्लस 3/2 लॉग एक्स माइनस वन और प्लस सी लगा देंगे तो मेरा आंसर आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, बिकॉज पार्शियल फ्रैक्शन एक फिक्स थोड़ी एक भी में पार्शियल लगाना है, पर मैं तो करा रहा हूँ इसलिए करा रहा हूँ आपको, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इसमें पावर सेम आ गई ना सेम। तो पावर अगर सेम है, सुन दो बहुत ध्यान सुनना है, अगर ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर सेम है और उनका कोफिशिएंट भी सेम है, यानी कि यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो अगर ऊपर नीचे पावर सेम है और हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट भी सेम है तो मेरे पास एक बहुत तगड़ा जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है, सबसे पहले हम करेंगे नीचे वाले की फैक्टर, इसको ब्रेक कर लेंगे 2 और 3 में, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब एक तरीका तो ये कि पहले आप डिवाइड करो फिर लिखो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इससे बचने के लिए सेम पावर में हम 1 प्लस a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3 लगा सकते हैं। इससे आप डिवाइड करने से बच जाओगे और आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, एल्स का एलसीएम लूँगा तो ये आएगा प्लस a इंटू एक्स माइनस 3 आएगा प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 आएगा। अब वही एक बार x को रखेंगे 2, एक बार x को रखेंगे 3, जब 2 रखेंगे तो ये टर्म 0 और ये भी टर्म 0, तो यहाँ हो जाएगा 5 इज इक्वल टू माइनस a, तो मेरी a की वैल्यू आ गई -5। जब 3 रखूँगा तो ये टर्म 0 और ये भी टर्म 0, मेरा आ जाएगा 3 to 9 10 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू मेरी 10 आ गई। बस अब मुझे यहाँ वैल्यू पुट करनी है और तीनों का करना है इंटीग्रेशन, तो मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन dx प्लस a की वैल्यू आई -5 अपॉन एक्स माइनस 2 इसका इंटीग्रेशन प्लस b की वैल्यू आई 10 अपॉन एक्स माइनस 3 इसका इंटीग्रेशन करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 5 लॉग एक्स माइनस 2 प्लस 10 लॉग एक्स माइनस 3, राइट, प्लस c लगा दिया, आंसर आ गया, राइट। अब तक बात कर रहे थे हम जब नीचे लीनियर थी, ये बता दिया मैंने आपको, ऊपर की पावर बड़ी होगी तो डिवाइड करना पड़ेगा, सेम पावर में और सेम कोफिशिएंट है तो जुगाड़ में लगा सकते हो आप। अब आगे चलते हैं। अब नीचे जरूरी नहीं है कि लीनियर ही हो, जैसे इसमें परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो जब परफेक्ट स्क्वायर आता है तो हम क्या लेट करते हैं, हम लेट करते हैं पहले a अपॉन जो परफेक्ट स्क्वायर है उसकी 1 पावर प्लस b अपॉन उसी की 2 पावर और c अपॉन ये आ गया। मान लो मतलब ऐसा होगा नहीं, ऐसा मान लो यहाँ पे 3 पावर होती तो पहले a के नीचे 1 पावर लेता मैं, b के नीचे 2 पावर, c के नीचे 3 पावर, फिर d के नीचे ये लेता। हालांकि ऐसा होगा नहीं, फिर भी बता दिया मैंने आपको। चलिए अब वही सेम एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम आएगा हमेशा। अब एलसीएम सेम आ गया तो यहाँ आ गया a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। पहले शॉर्टकट लगाते हैं, एक बार x को रखेंगे -1, एक बार x को रखेंगे -3। जब हम -1 रखेंगे तो यार ये टर्म 0 हो जाएगी और ये भी टर्म 0 हो जाएगी। क्या बचेगा मेरा, यहाँ रखेंगे 1 तो ये जो 1 और यहाँ हो जाएगा +1, तो b की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर। अब रखते हैं -3, यहाँ हो जाएगा -9 -2 -11 और ये टर्म मेरी 0 हो जाएगी, ये टर्म मेरी 0 हो जाएगी, मेरी c की सीधी वैल्यू आ जाएगी 4c, तो c की वैल्यू आ गई मेरी -11/4। अब देखो मैंने 2 वैल्यू निकाल ली, लेकिन मेरे पास और कुछ 0 रखने को नहीं है, क्योंकि इससे वैल्यू आएगी -1, इससे वैल्यू आएगी -3 और तो कुछ 0 रखने को है ही नहीं, तो ये शॉर्टकट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ से 2 वैल्यू आ गई मेरी। अब आपको पहले कर रहे थे जैसे हम करते थे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे। मान लो मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो मैंने 0 ले लिया इक्वल टू, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ बिल्कुल आएगा, उसका कोफिशिएंट a होगा तो मैंने a ले लिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा जी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, हाँ जी आएगा, तो c ले लिया, तो a प्लस c इक्वल टू 0। मैं c की वैल्यू निकाल चुका हूँ तो मेरी a की वैल्यू आ जाएगी 11/4। ठीक है, क्लियर है, हाँ जी। तो मेरी a की आ गई, b की आ गई, c की आ गई, यहाँ पुट कर दूंगा, फिर करूँगा इंटीग्रेशन, तो a b c पुट कर देते हैं। a की वैल्यू आई 11/4 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b की वैल्यू आई मेरी 1, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, c की वैल्यू आई -11/4, तो -11/4 1 अपॉन एक्स प्लस 3, तीनों का कर दूँगा इंटीग्रेशन अलग अलग। इसका तो हो जाएगा 11/4 लॉग एक्स प्लस 1। अब इसका कैसे करेंगे जी, इसका ऐसे करेंगे, इसकी को ऊपर लेके जाएंगे -2 पावर में। वैसे भी आप याद कर लो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 1 और इसका हो जाएगा -11/4 लॉग एक्स प्लस 3। ये मेरा आंसर आ गया, बस आपको इतना करना है। तो ये शॉर्टकट के साथ लॉन्ग कट था।
आप चाहो तो सिर्फ लॉन्ग कट लगा सकते हो, लंबा पड़ेगा और कुछ हासिल नहीं होने वाला, आंसर वही आना। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, अब एक सीक्रेट बताऊँ बात आपको मैं। जैसे ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैंने देखो ये क्वेश्चन लेते हैं, कहाँ गया, ये वाला। ये क्वेश्चन देखो, ध्यान से देख लिया आपने, और ये क्वेश्चन देखो, दोनों में क्या सिमिलरिटी है? सिमिलरिटी ये है कि पूरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की टर्म है। तो जब कभी ऐसा होगा कि पूरे क्वेश्चन में एक टर्म सेम होगी, तो हम उसको इंटीग्रेशन करने के लिए यानी पार्शियल लगाने के लिए y मान लेंगे। ठीक है, जब मैंने y माना तो ये हो गया y अपॉन वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4। अब लगाएंगे इसमें पार्शियल फ्रैक्शन, दोनों लीनियर बन गई, a अपॉन वाई प्लस 1 प्लस b अपॉन वाई प्लस 4। अब आप सोचोगे यार हमने इसको y तो माना, इसका डिफरेंशिएशन तो किया ही नहीं, मतलब यहाँ पे dx अभी भी बैठा हुआ है, हमने dx को चेंज नहीं किया, ना हम करेंगे, है ना। अब फिर क्या करेंगे बताता हूँ ना, चलो आगे। इसका एलसीएम ले लिया तो y इज इक्वल टू आ गया a इंटू एक्स प्लस 4 प्लस बी इंटू वाई प्लस 1 वाई प्लस 4। एक बार y को रखा -1, एक बार y को रखा -4, जब -1 रखा तो ये 0 हो गया, तो मेरी वैल्यू आ गई -1 इज इक्वल टू 3a, तो a की वैल्यू आ गई -1/3। फिर मैंने -4 रखा तो ये टर्म 0 हो गई, तो मेरा आ गया -4 इज इक्वल टू -3b, तो b की वैल्यू आ गई 4/3। दोनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ पुट कर दी और मुझे करना इंटीग्रेशन। फिर याद दिला दूँ मैं आपको, मैंने डिफ्रेंशिएशन नहीं किया था, इट मीन्स मेरा यहाँ पे dx बैठा हुआ है ना। अब बात समझ से ये आई कि मैं dx में y का डिफ्रेंशिएशन कैसे करूँ, कर देते हैं ना हम, y की जगह वापस एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। ये है तरीका जब पूरे क्वेश्चन में एक ही टर्म होती है ना। तो ये हो गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हो गया प्लस 4/3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन। इसका हो जाएगा tan इनवर्स 1 और इसका हो जाएगा मतलब tan इनवर्स x, और इसका हो जाएगा 4/3 यानी कि 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स x/2। ये मेरा आंसर आ गया, ये छोड़ना है। ठीक है, मैं साथ साथ वो क्वेश्चन करता हूँ जो मैं बता रहा था आपको। ये क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, थोड़ा सा आपको ईजी पड़ेगा। इसमें दो चीज़ रहेंगी, एक तो वो चीज़ जब आपको एक्स स्क्वायर को y मानना है, और एक वो चीज़ जब ऊपर नीचे कोफिशिएंट सेम होंगे और पावर भी सेम होगी। तो मैंने y माना, मैंने एक्स स्क्वायर को y मान लिया, तो ये हो गया y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। अब दोनों ऊपर नीचे पावर सेम है, दोनों में ऊपर हाईएस्ट पावर वाई स्क्वायर आएगी, नीचे वाई स्क्वायर आएगी, कोफिशिएंट भी सेम आएगा, तो मैं मान लूँगा 1 प्लस a अपॉन वाई प्लस 3 प्लस b अपॉन वाई प्लस 4। एलसीएम लेंगे तो y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 प्लस a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 3। ठीक है, अब वो सेम वैल्यू पुट करेंगे, एक बार y को रखेंगे -3, एक बार y को रखेंगे -4। जब -3 पुट करूँगा ये टर्म 0, ये टर्म 0, यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -1 तो 2 बचा, यहाँ आएगा +1 तो a की वैल्यू मेरी 2 आ गई। ठीक है, क्लियर। जब मैंने -4 रखा तो फिर से ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ आएगा -3 और -2 6 आ गया, और यहाँ रखेंगे तो मेरा -b आ गया, तो मेरी b की वैल्यू आ गई -6। बस a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर देंगे, और y की वैल्यू एक्स स्क्वायर वापस से पुट कर देंगे, तो 1 प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3, और यहाँ कर देंगे -6 अपॉन वाई एक्स स्क्वायर करना भाई, वाई स्क्वायर नहीं करना भाई, वाई की जगह पुट करना एक्स स्क्वायर। क्या कर रहे हो तुम, देख क्या रहे हो, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और तीनों का इंटीग्रेशन। अब dx बैठा हुआ है, इसका हो जाएगा x, इसका हो जाएगा, इसे लिखेंगे √3 का स्क्वायर, तो इसमें लगाएंगे 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला, 2 बार आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, -6 बाहर आएगा और 1/2 क्योंकि इसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये मेरा आंसर आ गया। बात समझ में आई, बढ़िया। अब मैंने आपको पार्शियल के सारी चीज़ बता दी, अभी कुछ चीज़ रह गई है। एक चीज़ ये रह गई है कि जब ये तो चलो स्पेशल क्वेश्चन है, इसे कर लेते हैं पहले। एक उसमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास cos x बैठा हुआ है, तो मुझे sin फाई को t मानना है, लेकिन यहाँ पे cos फाई है तो मैं इसको लिखूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और मैं sin फाई को t मान लूँगा और इसका डिफरेंशियल करूँगा तो cos फाई d फाई इज इक्वल टू dt बन जाएगा। तो क्वेश्चन बन गया 3t माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t dt। ठीक है, तो ये बन गया 3t माइनस 2,
ये बन जाएगा 4 + t² - 4t dt। नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया परफेक्ट स्क्वायर t - 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3t - 2 अपॉन t - 2 का होल स्क्वायर dt। अब इसमें पार्शियल लगाएंगे, तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि आपको तो कुछ करना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर है, क्या करेंगे, पहले a के नीचे इसकी 1 पावर, फिर b के नीचे इसकी 2 पावर। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम सेम आ जाएगा 3t - 2 = a × t - 2 प्लस b आ जाएगा। एक बार t को रखेंगे -2, जब t को -2 रखेंगे तो +2, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ रखेंगे तो 6 - 2 4 आ जाएगा = b आ गया। अब और तो कुछ t को रखने को है ही नहीं यार, है ना, तो या तो कोफिशिएंट कंपेयर कर लो आप, या इस क्वेश्चन में खाली इसी क्वेश्चन पर्टिकुलर में एक ऑप्शन रख सकते हो, टी को 0 पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, तो टी को 0 पुट करोगे तो आपको ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। देखो अगर मैं टी का, मुझे ए निकालना है, यहाँ पे जो टी का कोफिशिएंट है वो केवल ए है और यहाँ पे जो टी का है वो 3 है, तो सीधा सीधा a = 3 आ गया। दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर टी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अगला देखो, अब एक कंसेप्ट रह गया पार्शियल फ्रैक्शन का। मैंने बताया नीचे लीनियर होगी या परफेक्ट स्क्वायर होगा या एक क्वाड्रेटिक होगी, दिस इज ए क्वाड्रेटिक। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात नोट करवा दूँ कहीं पे, अगर मैं आपसे कहूँ कि x² - 1 लिखा है, क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ है तो क्वाड्रेटिक, पर पार्शियल में इसे हम क्वाड्रेटिक सपोज नहीं करते हैं बिकॉज इट कैन बी फैक्टराइज। तो अगर कोई टर्म फैक्टराइज हो पा रही है तो पहले हम फैक्टर करेंगे, उसके बाद पार्शियल लगाएंगे। अगर आपने इसको क्वाड्रेटिक रूप से ले लिया तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? बढ़े, अब क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं, देखो ऊपर की पावर छोटी है तो हम डायरेक्ट पार्शियल लगा सकते हैं इसमें, तो मैंने इसको मान लिया पहले लीनियर है तो a/लीनियर। अब क्वाड्रेटिक को लेते हैं bx + c, यानी अगर आप पहले हो तो ax + b लोगे, पर मैं बाद में ले रहा हूँ तो इसलिए मैंने bx + c लिया है, बात एक ही है, आंसर सेम आएगा, है ना। उसके बाद सेम प्रोसीजर है, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम सेम आएगा, तो एलसीएम से एलसीएम कट गया, यहाँ बचा ये और यहाँ बचा x² + 1 + x + 2 × bx + c। अब पहले हम शॉर्टकट लगाना चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो एक बार बस इसमें एक ही तरीका है कि x को -2 पुट करेंगे, मतलब a की वैल्यू रख सकते हैं बस हम। जब -2 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 - 2 + 1, ये टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा 5a, है ना। ये कितना हो गया, ये हो गया 3, तो मेरी a की वैल्यू आ गई 3/5। और कुछ जीरो रखने को नहीं है मेरे पास, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 0 का भी हो ही नहीं सकता, है ना। तो आपको अब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे और 2 वैल्यू निकालनी है b और c की, कंपेयर करते हैं। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, तो इसको भी कर देते हैं मल्टीप्लाई, a × x² + a + bx² + cx + 2bx + 2c। ठीक है, तो पहले लेते हैं x² का कोफिशिएंट, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, तो a + b, और लेफ्ट हैंड पे x का कोफिशिएंट 1 है तो a + b = 1 है, राइट। नाउ लेते हैं x का कोफिशिएंट, यहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है, तो c + 2b, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 ले लिया, और तो चाहिए नहीं मुझे 2 ही वैल्यू निकालनी है। पहले मैं a की पुट करूँगा यहाँ पे, तो मेरी b की वैल्यू आ जाएगी 1 - 3/5 यानी कि 2/5। फिर b की यहाँ पुट कर दूंगा तो c की आ जाएगी 1 - 4/5 यानी कि 1/5। बस तीनों वैल्यू आ गई मेरी। अब तीनों वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, a की वैल्यू मेरी कितनी आई है, a की वैल्यू कहाँ है 3/5, तो 3/5 अपॉन और इसके नीचे क्या है x + 2 और bx + c यानी b 2/5x, c की वैल्यू 1/5 अपॉन x² + 1। अब करना है इंटीग्रेशन, तो कैसे करेंगे, इसका तो सीधा हो जाएगा 3/5 log x + 2। इस अलग अलग कर लेते हैं, 1/5 बाहर लेके 2x अपॉन x² + 1 प्लस 1/5 बाहर लेके 1/x² + 1। इसका तो मुझे पता है जी tan 1x होता है। इसका क्या करें, इसको t मान लेंगे यार, कोई बात नहीं, मान लेते हैं। t माना तो ये हो गया 2x dx = dt बन गया, यहाँ dx बैठा हुआ ही है तो ये तो चलेगा एज इट इज़। ये हो जाएगा 1/5 dt/t जो कि log t हो जाएगा, और ये हो गया 1/5 tan 1x। इसे log t लिख के और इसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे x² + 1 और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक ये डिफरेंट फॉर्म है, ये फॉर्म जब भी आएगी तो क्या करेंगे आप, अब ये तो n है, अगर मान लो ऐसा होता कि x × x⁻6 + 1 होता तो भी तो यही फॉर्म है। तो क्या करना है आपने, ऐसी फॉर्म में आपने ऊपर नीचे x⁻n - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जैसे यहाँ तो कर दिया हमने n - 1 से, तो ये क्या बन गया, ये बन गया x⁻n बन गया ना। अब हम x⁻n को t मान लेंगे,
तो मेरा हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो x की पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एन डी टी। तो ये बन गया वन अपॉन एन बाहर आ गया, ये बन गया t इंटू टी प्लस वन डी टी। ठीक है, इसके बाद आपके पास दो रास्ते हैं। पहला पार्शियल लगा सकते हो आप डायरेक्ट a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन। लेकिन अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाना चाहते हो तो आप परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हो, यानी कि टी स्क्वायर प्लस टी लिख दो। फिर टी का कोफिशिएंट वन है, उसका हाफ 2 हो जाएगा 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, तो 1/4 प्लस कर देंगे, 1/4 माइनस कर देंगे। ये बन जाएगा मेरा परफेक्ट स्क्वायर टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 1/2 का स्क्वायर लगा देंगे डायरेक्ट 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप पार्शियल लगा सकते हो, आप इसे लिखेंगे लेट सपोज टी अपॉन टी इंटू टी प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में कट जाएगा, तो ए इंटू टी प्लस वन प्लस बी इंटू टी, एक बार टी को -1 एक बार टी को 0, आपकी ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ पुट कर देंगे, दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जिसमें कहता है कि अगर ये क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं हम, गेस करो। इसमें n कितना है, 6 है, तो मैं x की n-1 यानी कि x की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करता, ये बन जाता है x की पावर 6, और फिर x की पावर 6 को t मान लेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। इंटीग्रेशन खत्म हो गया है। अब हम शुरू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। लिमिट होती है इसमें, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट और इसे बोलते हैं अपर लिमिट, राइट। हमेशा अपर लिमिट बड़ी होनी चाहिए लोअर लिमिट से। अगर कभी ऐसा हो गया कि अपर लिमिट छोटी लग रही है तो आप बाहर माइनस लगा के उसे उल्टा कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। मतलब अपर लिमिट हमेशा बड़ी होनी चाहिए, राइट। ये तो हुआ कंसेप्ट। अब करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता, सिंपल आपको पहले इसका इंटीग्रेशन करना होता है और फिर लिमिट अप्लाई करनी होती है। बताता हूँ कैसे। पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। जैसे इसका होगा 4x की पावर 4/4 माइनस 5x³ प्लस 6x² प्लस 9x। इसमें c नहीं लगाते, लगाएंगे तो फर्क नहीं पड़ा, कट जाना है वो, हालांकि लगाते ही नहीं इसमें। और फिर ब्रैकेट लगाते हैं और लिखते हैं यहाँ लोअर लिमिट, यहाँ अपर लिमिट, राइट। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या आया, ये आया x की पावर 4 माइनस 5x³/3, ये आया 3x² और ये आया 9x। और अब लिमिट लगाएंगे इसमें 1 से 2। तो पहले रखेंगे सारे x की जगह 2 रखेंगे, तो 2 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 2³ 8 होता है अपॉन 3 प्लस 2 स्क्वायर 4 4 या 12 और ये 18। ये तो लिमिट लगा दी मैंने 2। अब माइनस लगाएंगे और फिर 1 रख देंगे x की जगह, तो 1 का स्क्वायर 4 1 ही होगा, ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9। अब आपको उसको सॉल्व करना है बस। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। जैसे ये 16 और ये 1 माइनस करें 15 आ गए, माइनस ये हुआ माइनस के 40/3, ये हुआ प्लस के 5/3। 40 में 5 40 बचे, 40 माइनस 5 35 बचे, तो माइनस के 35/3। 12 में से 3 गए 9 बचे, और 18 में से 9 गए 9 बचे। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसे कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट। और देख लेते हैं। अच्छा, डेफिनेट में ये है कि जैसे हमने पहले बाई पार्ट भी किया है, पार्शियल फ्रैक्शन भी किया है, तो उसमें वो भी लग सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में लेते हैं, इसमें पार्शियल लगाना पड़ेगा मुझे, तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं इसको आसान, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैं इसे मान लूँगा लेट दिस इज a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x+2। फिर मैं एलसीएम ले लूँगा, तो ये आ जाएगा a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1। फिर लगाऊंगा शॉर्टकट, एक बार x को रखूँगा -1, एक बार x को रखूँगा -2। जब मैं -1 रखूँगा ना तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो मेरी a की वैल्यू आ जाएगी 1। और जब मैं -2 रखूँगा तो मेरी ये टर्म 0 हो जाएगी, तो मेरी b की वैल्यू आ जाएगी -1। दोनों वैल्यूज़ में यहाँ पुट करूँगा, फिर कर दूँगा इंटीग्रेशन, मीन्स 1/x+1 माइनस 1/x+2। इसका करना है इंटीग्रेशन, लिमिट लगानी है 1 से 2। तो दोनों का इंटीग्रेशन मुझे पता है कितना होता है। इसका होता है log x+1, इसका होता है माइनस log x+2, और ऐसे ब्रैकेट लगा के लिमिट लगानी है। पहले log a माइनस log b होता है log a अपॉन b कर दिया मैंने, और अब लिमिट लगाऊंगा मैं। तो पहले 2 रखूँगा, तो 2 + 1 3/4, तो ये हो जाएगा log 3/4 माइनस, अब 1 रखूँगा तो 2/3। उसके बाद log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, तो ये हो जाएगा log 3/4, उल्टा हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा log 9/8। ये मेरा आंसर आ गया, बस इतना छोड़ना है आपने। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि उसने भी ये दे दिया और इसकी वैल्यू 11 दे रखी है, तो मुझसे पूछ रहा है वो a की वैल्यूज़, है ना। कुछ नहीं करना आपने, पहले इसका इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन आएगा x³ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका आएगा x², इसका आएगा x, और लिमिट लगानी है 1 से a और इक्वल टू 11 मुझे दे रखा है। तो पहले a रखते हैं,
ये हो गया ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, और माइनस लगा के 1 रखते हैं, 1 + 1 + 1 = 11, राइट। तो हमारी इक्वेशन बन गई ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, और 11 इधर गया तो माइनस के 14 = 0 आ गया। अब ये बन गए क्यूबिक। क्यूबिक का एक ही तरीका होता है, हिट एंड ट्रायल, पता है ना। तो पहले मैंने ए को 2 पुट करके चेक किया, मतलब 1 से तो आएगा नहीं, 1 1 3 14, 2 से चेक किया तो 8 और 4 12 तो 14 कट रहा है। इट मीन्स मैं इस पूरी इक्वेशन को a - 2 से डिवाइड करूँगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर, माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a - 14 प्लस 3a से करेंगे 3a स्क्वायर माइनस 6a, ये फिर कट गया 7a - 14 प्लस 7 से करेंगे 7a - 14 कट गया। इट मीन्स एक तो a की वैल्यू 0 आई गई। अब बाकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको 0 पुट करना पड़ेगा। इट मीन्स a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7 को 0 पुट करेंगे। इसका जो d निकाला मैंने, d मैंने डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 × 7, तो ये नेगेटिव आ रहा। नेगेटिव आ, इट मीन्स इसके कोई रूट नहीं होंगे, तो मेरी केवल a की वैल्यू आई 2, मेरा आंसर आ गया a = 2। ठीक है, इसमें तो क्यूबिक बनी है, क्वाड्रेटिक बन सकती है, वॉट एवर इट इज़, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, अगला होता है जब हम t मानते हैं। मैंने आपको t मानना सिखाया था। जब हम t मानते हैं किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो हमें लिमिट चेंज करनी पड़ती है। जैसे मैं इस क्वेश्चन में x⁴ 5 + 1 को t मानूंगा, तो मेरा हो जाएगा 5x⁴ dx = dt। इसका मतलब ये पूरा बन गया dt, तो मेरा क्वेश्चन बन गया √t dt। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो लिमिट थी पहले, ये जो लिमिट है, ये लिमिट है x की, और मेरा क्वेश्चन बन गया t में। तो जहाँ मैंने लेट किया है वहाँ पे मैं x की वैल्यू एक बार ये पुट करूँगा, एक बार ये पुट करूँगा, जो t की वैल्यू आएंगी वो मेरी लिमिट बन जाएंगी। जैसे मैंने x को रखा -1, तो मेरा t की वैल्यू क्या आएगी, -1⁵ + 1 0 आ गई, तो मेरे 0 लगा दी यहाँ पे। फिर मैंने x को रखा 1, तो 1⁵ + 1 2 वैल्यू आ गई, तो मेरी लिमिट हो गई 0 से 2, 2 से 0, राइट। बस इसका इंटीग्रेशन कर दो, t⁵3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट लगानी है 0 से 2, तो 2/3 तो बाहर आ गया, ये हो गया 2⁵3/2, वो होता है 2√2, तो 2/3 × 2√2 4√2/3, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो जब हम t मानते हैं तो लिमिट चेंज करनी चाहिए, और चाहिए भी। आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या किया मैंने, इस ब्रैकेट में से मैंने x³ कॉमन ले लिया। अगर मैं ब्रैकेट में से x³ कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचता है 1/x² - 1 होल पावर 1/3 ऑलरेडी बैठा हुआ है, नीचे x⁴ बैठा हुआ ही है ही, और लिमिट है 1/3 से 1। ठीक है जी। अब जब मैं इसकी पावर इसके साथ अलग करूँगा और इसके साथ अलग करूँगा, तो मेरा बन जाएगा x, यह बन जाएगा 1/x² - 1 की पावर 1/3, नीचे x⁴ बैठा हुआ ही है, और 1/3 से 1 हो गई, एक x से x³ बच गया ये। अब मैं इसको t मान लूँगा, किसको, 1/x² - 1 को t मानूंगा। 1/x² का डिफ्रेंशिएशन होता है -2/x³ dx = dt, तो 1/x³ बैठा है मेरे पास, 1/2 उधर ले गया -1/2 को, तो जो इसकी वैल्यू आ गई वो तो आ गई -1/2 dt। इसको मैंने t मान लिया, तो मेरा क्वेश्चन बन गया -1/2 बाहर आ गया, t की पावर 1/3 dt। अब लिमिट चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पुट करते हैं एक बार x की जगह 1/3, तो 1/3 पुट करते हो जाएगा 9 - 1 8 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई 8, और जब मैं 1 पुट करूँगा तो 1 - 1 0। अब देखो अपर लिमिट छोटी आ गई ना, तो मैंने आपसे कहा था जब ऐसा हो जाए तो आप क्या करो, इस माइनस को हटा दो, प्लस कर दो, और लिमिट को उल्टा कर दो 0 से 8 और t की पावर 1/3 dt। बस अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा t की पावर 4/3 अपॉन 4/3, और लिमिट लगानी है मुझे यहाँ पे 0 से 8, तो इसे उल्टा कर दिया, तो ये हो गया 3/8, और ये आ गया 8 की पावर 4/3, और 0 से 0 हो ही जाएगा। अब 8 की पावर 4/3 का 2 की पावर 3 × 4/3, ये कट गया इससे, तो 3/8 × 16, मेरा आंसर आ गया 6। ये मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया जब हम t मानते हैं। क्लियर है। कभी कभी क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन है, इसमें मैंने log x को t माना। जब मैंने log x को t माना तो एक प्रॉपर्टी होती है log की, यहाँ बेस में e होता है तो x हो जाता है e की पावर t। ये डेफिनेट में नहीं, अगर आप इनडेफिनेट में भी कभी भी log x को t मानोगे तो अगला स्टेप होना चाहिए आपको x = e की पावर t, तो dx हो जाएगा e की पावर t dt। तो क्वेश्चन क्या हो गया मेरा, ये तो बन गया मेरा e की पावर t dt। इसको मैंने t माना तो ये बन गया 1/t - 1/t²। अब लिमिट चेंज नहीं करी मैंने, लिमिट कर लेते हैं। तो जब मैं 2 पुट करूँगा यहाँ पे तो log 2 हो जाएगा, तो मैंने log 2 लिखा एज इट इज़, और जब मैंने e लिखा तो log e 1 होता है, तो ये मेरी लिमिट आ गई। अब देखो ये क्या बन गया,
याद है बाई पार्ट्स में बताया था मैंने आपको, एफ एक्स ई की पावर एक्स बाहर हो, अंदर एक फंक्शन हो, प्लस उसी का डिफरेंशिएशन भी हो, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी लगाते नहीं इसमें, तो देखो ई की पावर टी बैठा है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा, तो ये अगर मैं एफ टी मान लूँ तो ये मेरा एफ डैश टी हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया ई की पावर टी इंटू एफ टी, यानी कि ये, और लिमिट लगानी है मुझे log 2 से 1। तो पहले 1 रखते हैं, ई की पावर 1 तो ई होता है अपॉन 1 माइनस ई की पावर log 2, और नीचे हो गया log 2। ठीक है जी। अब ई की पावर log 2 क्या होता है, आपको याद है कि बेस में ई होता है, तो बताया था मैंने आपको इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में बताया था कि क्या बच जाएगा, इससे 2 बचेगा, तो मेरा आ गया ई माइनस 2 अपॉन log 2, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है। अच्छा जी, अब आती है कुछ प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टी है मॉड का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में मॉड आना मतलब लग रहा है आएगा, क्योंकि काफ़ी दिया हुआ है मॉड। तो पहले मॉड का इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे करते हैं, सीधा एग्जाम्पल चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ मुझे मॉड एक्स प्लस 2, हम मॉड के अंदर इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, तो पहले आपको मॉड को हटाना ही पड़ेगा। अब वो मॉड कैसे हटते हैं वो देख लो आप। जो भी मॉड के, अगर एक मॉड है सिंपल, तो जो भी मॉड लिखा है उसको इक्वल टू 0 पुट करो, एक्स की वैल्यू आएगी -2 आ गई। फिर आपने नंबर लाइन बनानी है, जो लिमिट आपको दे रखी है वो तो लिखी मैंने यहाँ पे, और मेरी वैल्यू आई -2 यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, इसके बीच में कोई सी एक वैल्यू पुट करके चेक करूँगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। मान लो मैंने ले लिया 0 के पॉजिटिव है तो मैंने लगा दिया यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे आ रही है नेगेटिव। ठीक है। अब क्या करना है आपने इसके 2 इंटीग्रेशन बना लेने हैं, एक तो लिमिट यहाँ से यहाँ तक और एक लिमिट यहाँ से यहाँ तक। तो एक लिमिट बनेगी -3 से -2, एक बनेगी -2 से 3। यहाँ पे नेगेटिव आया है इसलिए मैं इसके मॉड को हटा दूंगा और बाहर एक माइनस लगा दूंगा, और यहाँ प्लस आया है तो बाहर इसके मॉड को हटा दूंगा और प्लस लगा दूंगा, और इन दोनों इंटीग्रेशन को हमेशा प्लस करना है। ठीक है जी। बस अब इसका करना है इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग, और फिर लिमिट लगा दिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसका करेंगे तो -x² - 2x, लिमिट लगाई -3 से -2, प्लस इसका करा x² + 2x, लिमिट लगाई -2 से 3। ठीक है जी। तो पहले इसमें लिमिट लगा देते हैं, पहले -2 रखते हैं इसमें, है ना। तो -2 के -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो -4/2, फिर माइनस लगाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4, ये तो लगा दी मैंने -2 माइनस, अब -3 लगाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 9 -9/2 -9/2, और जब रखेंगे यहाँ पे तो 6 हो जाएगा प्लस का, ये तो लगा दी मैंने इसकी लिमिट। अब इसकी लगाते हैं साथ साथ, पहले 3 रखेंगे तो प्लस चल रहा है 9/2 + 6, है ना, और माइनस अब रखेंगे -2 से यही वैल्यू आएगी, तो -2 रखेंगे तो 4/2 4/2 और -4। ठीक है। बस इसको आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। मॉड ऐसे खोलते हैं। क्लियर है। बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। अब मॉड यहाँ तो एक था तो आपने ऐसा कर लिया। अब मॉड जब बहुत सारे होंगे, या एक होंगे, दो होंगे या 3 होंगे, तो कैसे करेंगे आप। देखो इससे मेरी x की वैल्यू आ रही है 2, इससे आ रही है 3, इससे आ रही है 4, तो मेरी लिमिट है 2 से लेके 4 तक। तो मैं पहले लिमिट ब्रेक कर लूँगा 2 से 3 और +3 से 4। ठीक है। अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे, मतलब मान लो यहाँ होता, यहाँ 5 होता, तो मेरी वैल्यू 4 भी आ रही है, तो मैं ब्रेक करता 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। फिलहाल 5 नहीं है तो मैंने 2 ब्रेक कर लिया, राइट। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे 2 से 3 के बीच में ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मान लो मैंने 2.5 ले लेते हैं वैल्यू, आप कोई भी ले सकते हो, मैंने 2.5 ले ली, तो ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव आ रही है। तो जो पॉजिटिव आ रही है उसको पॉजिटिव से खोल देंगे, और जो नेगेटिव आ रही है उसको दोनों को नेगेटिव से खोल देंगे। ये तो खुल गए तीनों मॉड। अब देखते हैं 3 से 4 के बीच में, देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, कौन कौन सी वैल्यू नेगेटिव है। तो एक बार हटा देते हैं इसे। अब मैं 3 से 4 में ले ली, मैं 3.5 ले ली मैंने, तो ये पॉजिटिव आ रही है, ये भी पॉजिटिव आ रही है, लेकिन ये नेगेटिव आ रही है। तो मैंने इसको खोला पॉजिटिव से, इसको भी खोला पॉजिटिव से, और इसको खोला नेगेटिव से। ठीक है। अब बस सॉल्व करना है इसे। तो इसमें x काट देते हैं, तो मेरा यहाँ जो बचा 2 से 3, अच्छा पीछे प्लस ही आएगा ना, 2 से 3। अब देखो ये क्या बचा, ये +3 हो गए, +4 7 में 2 गए 5, और एक -x, तो मेरा केवल ये बचा। इसमें क्या करते हैं, इसमें x काट देते हैं, तो ये बच गए प्लस के 4 और माइनस के 5,
यानी -1 और एक x -1 लिमिट 3 से 4। बस अब इन दोनों का सिंपल इंटीग्रेशन करना है और आपको लिमिट लगानी है। तो इसका हो जाएगा 5x - x²/2 लिमिट है 2 से 3 प्लस x²/2 माइनस x लिमिट है 3 से 4। क्लियर है? बस लिमिट लगानी है। तो 15 - 9/2 माइनस 10 - 4/2 प्लस 16/2 माइनस 4 माइनस 9/2 माइनस 3। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है 2-3 मॉड हो तब ऐसा करना है। अच्छा, अब मॉड के अंदर अब तब तो लीनियर चल रहा था, देखो यहाँ पे लीनियर है मॉड के अंदर, यहाँ भी लीनियर है, यहाँ भी लीनियर है। तो मॉड के अंदर क्वालिटी भी हो सकती है, जैसे ये क्वालिटी है। तो इसका तरीका वही है कि जो मॉड के अंदर लिखा है उसको आपने 0 पुट करना है और निकालनी है x की वैल्यू। फैक्टर कर लेते हैं मिड टर्म स्प्लिट। तो x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 और x माइनस 1। तो मेरी x की दो वैल्यू आ गई 1 और -3। ठीक है, अब मेरी लिमिट है 0 से 2 और मेरी वैल्यू आई है एक तो 1 और एक -3। तो मेरा -3 तो मतलब ही नहीं, क्योंकि -3 तो लिमिट में है ही नहीं, तो -3 मैं इग्नोर कर दूंगा। अगर -3 भी आती तो वो मैं यहाँ लेता मैं, फिलहाल मेरी आ रही है केवल 1, तो मैंने 1 ले ली। अब वही करना है मुझे, 1 से बड़ी कोई वैल्यू लेनी है, 1.5 लेते हैं और यहाँ पुट करके चेक करते हैं ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो 1.5 का स्क्वायर -2 × 1.5 -3, तो ये होता है 2.25 और ये +3 -3, तो पॉजिटिव आ रही, तो मैंने यहाँ लगा दिया पॉजिटिव। अब लिखते हैं 0.5, देखोगे रख को देखना अपना, वीडियो पॉज करो, तो ये नेगेटिव आएगी। तो फिर वही करना है आपने, लिमिट लेनी है 0 से 1 और एक 1 से 2, यहाँ माइनस लगा के मॉड को हटा देना है और यहाँ प्लस लगा के मॉड को हटा देना है। बस अब दोनों का करना है इंटीग्रेशन और फिर लिमिट लगा के हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन होगा -x³ माइनस x² और प्लस 3x और लिमिट लगानी है इसमें 0 से 1 प्लस इसका होगा x³ प्लस x² माइनस 3x और लिमिट 1 से 2। तो पहले लगाते हैं भाई, तो ये हो गया मेरा -1/3 -1 प्लस 3, 0 से 0 हो ही जाएगा सारे, लिखता नहीं मैं। यहाँ लगाएंगे तो 8/3 प्लस 4 माइनस 6 और माइनस करेंगे 1 लगाएंगे तो 1/3 प्लस 1 माइनस 3। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू होगी आपने मॉड के अंदर वाले को 0 पुट करना। एक और लेते हैं जब समझ आएगा, तो ये इसमें क्यूबिक है, करना वही है आपने, पहले मॉड के अंदर वाले को इक्वल टू 0, x कॉमन, x² माइनस 1, x के फैक्टर x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, x की 3 वैल्यू आ गई 0, 1 और -1। आपके लिमिट है -1 से 2, तो आपकी लिमिट आई तो 0 और 1। ठीक है, अब सेम वही करना है, पहले 1 से 2 पे चेक करना है। 1.5 लेते हैं, 1.5 यहाँ रखेंगे तो आप रख के देखना मेरी पॉजिटिव आ रही है, फिर यहाँ नेगेटिव आ रही है और यहाँ पॉजिटिव आ रही है। तो मैं इसके 3 बनाऊंगा इंटीग्रेशन, एक तो -1 से 0, एक 0 से 1 और एक 1 से 2। यहाँ नेगेटिव प्लस खोलेंगे तो इसका प्लस लगा देंगे और यहाँ माइनस लगा देंगे और यहाँ प्लस लगा देंगे। अब तीनों का कर देंगे इंटीग्रेशन और फिर लिमिट लगा के प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार कर लेते हैं इंटीग्रेशन, इसका हो गया x4/4 माइनस x²/2 लिमिट -1 से 0 और ये माइनस बाहर ले आता हूँ मैं, माइनस x4/4 माइनस x²/2 लिमिट 0 से 1 और ये प्लस x⁴/4 माइनस x²/2 लिमिट 1 से 2। ठीक है, बस अब आपको इसमें लिमिट लगानी है, तो लिमिट लगा देते हैं। 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और -1 रखेंगे तो 1/4 माइनस 1/2, ये तो हो गई ये वाली। ऐसे यहाँ लगाते हैं, 1 रखते हैं 1/4 माइनस 1/2, 0 से 0 हो जाएगा और फिर 2 लगाते हैं तो ये हो जाएगा 16/4 माइनस 4/2 और 1 लगाते हैं तो 1/4 माइनस 1/2। बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये था मॉड का कंसेप्ट। जब भी मॉड आएगा तो आपको मॉड को ऐसे खोलना है, अगर एक मॉड होगा तो ऐसे, 2 मॉड होगा तो ऐसे, क्वाड्रेटिक होगी तो ऐसे, क्यूब होगी तो ऐसे, और इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है अगली, ये तो मॉड खोलना था। एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर लिमिट 0 से a हो और फंक्शन कोई भी अंदर हो तो मैं अगर x की जगह a माइनस x पुट करूँगा तो उससे इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पहली मतलब प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट की। तो मेरा यहाँ लगाया मैंने, यहाँ 0 से a है तो मेरा a हो गया 2, इसे मैंने i मान लिया। तो मैंने लगाया जहाँ जहाँ x लिखा है उसकी जगह लिख दूंगा मैं 2 माइनस x, है ना। तो ये हो जाएगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 माइनस x dx। ठीक है जी।
तो ये हो गया मेरा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बचा रूट एक्स। अब सोचो मैंने ऐसा क्यों किया, मैं बिना आइडेंटिटी मतलब बिना प्रॉपर्टी लगाए अगर मैं इसको टी मान लेता तो मेरा क्वेश्चन हो जाता, थोड़ा सा लंबा पड़ता है ना, पर प्रॉपर्टी लगा के आसान हो गया। अब आसान क्यों हो गया, देखो मैं चाहूँ तो इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई अंदर करूँगा तो ये बन जाएगा ऐसे 2x⁴ माइनस x⁵, इसका कुछ नहीं कर पाऊँगा मैं। लेकिन अब सोचो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा बड़े आराम से हो जाएगी, पहले इसका खोल दो स्क्वायर, तो 4 + x² माइनस 4x, फिर इसकी अंदर डाल दो रूट एक्स को, है ना, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4√x, ये हो जाएगा x⁻² + ½ यानी 5/2, ये हो जाएगा 1 + ½ यानी कि 3/2। बस अब आपको लिमिट लगानी है 0 से 2, तो ये हो जाएगा 4√2 माइनस 2 की पावर प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4 × 2 की पावर 3/2, 0 से 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√2, ये भी होता है 4√2 और ये हो जाएगा 8√2, तो ये कट के 0 आ गया और मेरा आंसर आ गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, इसी पे एक प्रॉपर्टी, यही सेम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं इसमें भी। देखो इसमें भी, इसमें लिमिट सेम है, तो मैं पहले क्या करूँगा, x की जगह रखूँगा a - x, तो 0 से a, यहाँ हो जाएगा a - x, यहाँ हो जाएगा a - x और यहाँ हो जाएगा a - x, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0 से a, ये हो गया √a - x, ये हो गया √a - x और ये हो गया √x को x कट जाएगा। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, इसमें मैं तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। अब देखो कि पता कैसे चलेगा, पता ये चलेगा कि देखो एलसीएम सेम आ रहा है, तो मैंने जब ऐड किया तो इधर 2i हो गया, लिमिट सेम है और एलसीएम सेम आ गया √a - x प्लस √x, और ऊपर क्या आएगा, दिस प्लस दिस, मजा आ गया मेरा। तो मैंने जब ऐड किया तो मेरा तो हो गया, ये पूरा कट गया इससे, ठीक है ना। बस अब इसका बचा 1 का इंटीग्रेशन मुझे पता है x होता है, तो x का इंटीग्रेशन 0 से a लिमिट लगा देंगे तो a आ जाएगा, तो i की वैल्यू आ जाएगी a/2, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर लिमिट -a से a हो और अंदर फंक्शन कुछ भी हो, तो मैं इसमें 0 से a लिमिट करके f(x) + f - x कर दूंगा, तो ये प्रॉपर्टी काम करेगी जब भी लिमिट -a से a होगी। यानी अगर मॉड है तो मॉड खोलना ही है आपने। जैसे अभी क्वेश्चन था, मैं बोलूँ आपसे कि क्वेश्चन था, एक मिनट रुक जाओ, ये था जैसे यहाँ लिमिट थी -3 से 3, हालांकि ये भी -a से a है, लेकिन मॉड है। अगर मॉड है और लिमिट कुछ भी है तो आपको पहले मॉड ही खोलना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर मॉड के अलावा कुछ भी है और लिमिट -a से a है तो आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो मैंने लिखा इसको तो ऐसे ही दिया, i हो गया मेरा 0 से 2 और f(x) मेरा एज इट इज़ प्लस f - x यानी -x का स्क्वायर अपॉन 1 + 5 की पावर -x, करेक्ट। ये मेरा f दोनों को ऐड कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे, अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, ये तो ऐसे छोड़ देते हैं। अच्छा, -x का स्क्वायर तो x² हो जाएगा और इसे लिख देंगे हम 1/5 की पावर x, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चल देते हैं, ये ऐसे रहने देते हैं और इसको एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा x² × 5 की पावर x अपॉन 1 + 5 की पावर x, राइट। अब इसका एलसीएम ले लेंगे दोनों का, अंदर का, तो 1 + 5 की पावर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x² + x² × 5 की पावर x dx। लिमिट 0 से 2 चली रही है। अब ऊपर से जब x² कॉमन लेंगे तो बड़ा मज़ा सा आएगा। मैंने कॉमन लिया तो मजा 1 + 5 की पावर x और नीचे 1 + 5 की पावर x है ही, तो ये पूरा इससे कट गया, बचा केवल x²। इसका इंटीग्रेशन होता है x³/3 और लिमिट लगानी है 0 से 2, बस उठाती है आपको 2 की पावर 3/3 -0, तो 8/3 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो इससे ज़्यादा इंटीग्रेशन क्वेश्चन नहीं आएंगे, हालांकि इंटीग्रेशन बहुत कम मार्क्स की आ रही है आपके कोर्स में, आपके एग्जाम में, अप्लाइड वालों में, फिर भी इससे ज़्यादा नहीं आएगा जितना मैंने करा दिया। आप अगर वीडियो देखोगे तो आपका कम से कम इंटीग्रेशन क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट। तो कम से कम 2 बार तो कर लेना, ठीक है। फिर मिलता हूँ किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। पार्ट है वो जो है 5-7 एग्जाम्पल जो हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पूरा इंटीग्रेशन एक तरफ और ये 7 एग्जाम्पल एक तरफ, क्योंकि कोर में जो आएगा वो आपके कॉमर्स से रिलेटेड ज़्यादा आएगा और जो सिंपल इंटीग्रेशन है वो कम आएगा, तो आप इन्हें बहुत ध्यान सुनिएगा, राइट। आपको मैंने पहले पढ़ाया था मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, वो होती है d/dx ऑफ कॉस्ट प्राइस, राइट।
तो अब मैंने आपको ये बताया था कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल होता है। मींस अगर मैं किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन करूँगा और फिर वापस उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो वही चीज़ आ जाएगी, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैंने क्या किया, मैं dx को उधर ले जाऊँ अगर, तो mc इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ सी एक्स, और मैं अगर बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दूँ तो यहाँ पे सी एक्स आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करूँगा तो उससे मेरी कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। सिमिलरली जब मैं मार्जिनल रिवेन्यू का इंटीग्रेशन करूँगा तो उससे मेरा रिवेन्यू फंक्शन आ जाएगा। ये दो बातें आप याद कर लो। जब मैं मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करूँगा तो वो कॉस्ट फंक्शन आएगा, और जब मैं मार्जिनल रिवेन्यू का इंटीग्रेशन करूँगा तो वो रिवेन्यू फंक्शन आएगा। ऑलराइट, सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। लिखा है मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है हमें ये, तो ये एम आर हो गई मेरी, एम सी मार्जिनल कॉस्ट है, ये हो गई 30 प्लस 2x, और मैंने आपको बताया मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, वो होती है डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू 30 प्लस 2x। मैं डी एक्स को उधर ले गया तो c मतलब डी सी एक्स इज इक्वल टू आ गया 30 प्लस 2x डी एक्स। अब कर दूंगा बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा सी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 30x प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल इंटीग्रेशन है, टेक्निकल नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, प्लस सी भी लगाना है क्योंकि हर इंटीग्रेशन में सी लगाते हैं, या के मान लेते हैं ना, तो कन्फ्यूजन होगी सी एक्स क्या है और सी क्या है। अब लिखा है इट इज़ नोन दैट फिक्स्ड कॉस्ट इज़ 120। मैंने आपको बताया था, याद है आपको, जब हमने पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती थी, जिस पार्ट में एक्स नहीं होता है वो होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर मैं इसमें एक्स को 0 पुट कर दूँ तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी जो दे रखी है मुझे 120, राइट। तो मैंने इसको रखा 120, एक्स को 0 पुट कर दिया तो के की वैल्यू 120 आ गई। तो मेरा कॉस्ट फंक्शन जो आ गया वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 120, ये मेरा आ गया कॉस्ट फंक्शन। इसका मतलब मेरे पहले पार्ट का आंसर आ गया। और लिखा है टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट, इसका मतलब मुझे C100 निकालना है। तो मैंने सिंपल x की जगह 100 पुट कर दिया, तो 100 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 100 प्लस 120, तो ये आ गया 10,000, ये आ गया 3,000, और ये आ गया 120। इन्हें ऐड कर दिया 0 2 1 3 और 1, ये आ गया 13,120। ये मेरा आ गया एट, जब मैंने 100 आइटम बनाए तो मेरा कितना कॉस्ट आया, राइट। आगे क्या पूछ रहा है वो, द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम 100 टू 200 यूनिट, यानी कि 100 से जब 200 बनाई तो कितना आउटपुट, मतलब कितना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। तो हम क्या करेंगे, C 200 और निकाल लेंगे। सिंपल x की जगह 200 पुट कर देंगे, तो 200 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 200 प्लस 120, ये आ गया 40,000, और ये आ गया 6,000, और ये आ गया 120, तो ये आ गया 46120। ये आया मेरा 200 वाला, और मुझे निकालना है डिफरेंस, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो C 200 माइनस C 100 आ जाएगा मेरा 46120 माइनस 13120, तो ये मेरा आ गया 33,000 आंसर आ गया। यानी कि 100 से 200 यूनिट बनाने में जो खर्चा एक्स्ट्रा खर्च हुआ वो हुआ 33,000 रुपये। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आएगा इसका, एक पक्का क्वेश्चन आएगा। ये समझ लो, ये जो 7 एग्जाम्पल हैं इनमें से समझो, इनमें से आएगा क्वेश्चन, डिजिट चेंज होंगी सेम क्वेश्चन आएगा, राइट। आगे चलते हैं। लिखा है द मैन्युफैक्चर मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, यानी कि इस बार MR दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 500/2x प्लस 25 अंडर रूट। फाइंड द कॉस्ट इन्वॉल्व इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम 100 से 300, यानी कि कितना कॉस्ट फंक्शन इंक्रीज हुआ। ये मार्जिन कॉस्ट ही MC है, मैं मार्जिन रेवेन्यू पढ़ रहा हूँ बार बार, सॉरी। तो कॉस्ट ही है, तो सेम करेंगे हम, तो DCX इज इक्वल टू आएगा 500/2x प्लस 25 का अंडर रूट और dx, बोथ साइड कर देंगे इंटीग्रेशन, तो इसका तो हो जाएगा CX, और जब इसका करेंगे तो 500 बाहर आ जाएगा, और हम करेंगे 2x प्लस 25 की पावर -1/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, 500 बाहर आ गया, इसमें लगाया मैंने वही, इसको लीनियर याद है, लीनियर जब फंक्शन होता है तो उसको पूरे x मान लेते हैं, तो ये प्लस करेंगे प्लस हाफ हो जाएगा, और यहाँ 1/2 हो जाएगा, प्लस C आ जाएगा। तो ये CX जो मेरा आ गया वो आ गया 1000 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 25 प्लस C, राइट। अब मुझे निकालना है कि 100 से 300 बनने में कितना एक्स्ट्रा खर्चा आया, सेम पहले वाला क्वेश्चन है। तो पहले मैं निकालूंगा C 300 और फिर उसमें से C 100 माइनस कर दूंगा। तो पहले C 300 निकाल लेता हूँ। C 300 निकालने के लिए मैं x की जगह 300 पुट कर दूंगा, तो 1000 अंडर रूट, ये हुआ 300 इंटू 2 600 प्लस 25 625 प्लस C, ये तो आया इतना, 625 का रूट होता है 25,
तो ये आ गया 25,000 प्लस सी, ऐसे निकालूंगा सी 100 आ जाएगा मेरा 1000 इंटू ये आ जाएगा 200 प्लस 25 और 225 आया, इसका रूट होता है 15, पता है ना। तो ये आ गया 15,000 प्लस सी, माइनस कर दूंगा 100 से 300 माइनस सी 100, ये मेरा आ गया, इसमें से इसको माइनस किया 10,000 मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर है। ठीक है। अच्छा, एक तो ये तरीका है। एक तरीका ये है कि जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं सी 300 माइनस सी 100। कैसे? अब अगर आप यहाँ पे लिमिट लगा दें 100 से लेके 300 तक तो भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हालांकि दोनों एक ही बात है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले आप सी एक्स निकाल लो, उसके बाद एक्स की जगह 100 पुट कर दो, एक्स की जगह 300 पुट कर दो, माइनस कर दो, सेम आंसर आना है। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। फिर मुझे मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 400 और फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट इफ द फिक्स कॉस्ट इज ₹1000। तो सेम करते हैं, डी सी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 400 का होल इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड, इसका तो सी एक्स हो जाएगा। और इसमें करने के लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 400 को टी मान लेंगे। टी मानना सिखाया था मैंने आपको इंटीग्रेशन वीडियो में। तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी, तो x dx बन जाएगा 1/2 dt। तो ये आ जाएगा 1/2 और 1/√2 dt। 1/√t का करते हैं अगर हम इंटीग्रेशन, तो t की पावर माइनस हाफ करके करेंगे, तो ये t की पावर हाफ इंटू 1/1/2 2√t बन जाता है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे सी एक्स आ गया मेरा 1/2 2√t प्लस सी, 2 से 2 कट गया, यानी सी एक्स आ गया मेरा, t की वैल्यू पुट कर दी एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस सी, ये मेरा आ गया ये। अब वो कहता है फिक्स कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट। मैंने कहा था फिक्स कॉस्ट निकालने क्या करते हैं हम, एक्स को 0 पुट करते हैं और कॉस्ट फंक्शन को 1000 पुट कर देते हैं। तो मैंने इसको तो 1000 पुट कर दिया और इसको 0 पुट कर दिया, तो 400 प्लस सी, तो 1000 इज इक्वल टू 20 प्लस सी, सी की वैल्यू आ गई 980, हमने पुट कर दी। तो मेरा सी एक्स आ गया, वो आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस 980। ये तो मेरा कॉस्ट फंक्शन आ गया। अब मुझसे पूछ के रहा है, वो मुझसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट तो ये आ गई, अब मुझे एवरेज कॉस्ट निकालनी है। बस एवरेज कॉस्ट पता है कैसे निकालते हैं। एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट फंक्शन को जब हम x से डिवाइड कर देते हैं तो मेरा आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 400 अपॉन एक्स प्लस 980 अपॉन एक्स, ये मेरा एवरेज कॉस्ट आ गई। बस इतना छोड़ना है आपने, यही आंसर है आपका। क्लियर हुई बात? बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला चलते हैं। लिखा है द मार्जिनल, इस बार रेवेन्यू फंक्शन, तो हर बार कह रहा था मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है मुझे MR, वो दे रखा है 11 माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर। तो पहले हम इसको लिखते हैं d/dx ऑफ रेवेन्यू फंक्शन, राइट, पता है ना। और 11 dx को उधर ले जाएंगे और फिर बोथ साइड कर देंगे इंटीग्रेशन। तो मैंने बोथ साइड जब इंटीग्रेशन कर दिया तो यहाँ तो आ गया रेवेन्यू फंक्शन, इसका करते सीधा इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं। तो 11x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 बाहर आएगा x³/3 और प्लस c लगा देंगे, ये मेरा आ गया रेवेन्यू फंक्शन, कांस्टेंट आ गया। अब लिखा है फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन आ गया एंड फाइंड आल्सो द डिमांड फंक्शन। अब ये बात सोचो पहले, रेवेन्यू फंक्शन मतलब क्या होता है कि मैंने जितने आइटम बेचे उसका पैसा जो आया उसे कहते हैं रेवेन्यू फंक्शन। तो अगर मैंने आइटम बेचे नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? इट मीन्स मैं डायरेक्टली x को 0 और r को 0 पुट कर सकता हूँ। तो मैंने पुट कर दिया, तो मेरी c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इट मीन्स मेरा जो रेवेन्यू फंक्शन आ गया वो आ गया 4/3x³ माइनस 3/2 x स्क्वायर प्लस 11x, ये मेरा रेवेन्यू फंक्शन आ गया। करेक्ट। अच्छा, वो कहता है डिमांड फंक्शन निकालना है, राइट। तो आपको याद है हमने जब उसमें किया था तो डिमांड रेवेन्यू फंक्शन जो होता है वो होता है px, p होता है डिमांड फंक्शन। तो मैंने rx की जगह px लिख दिया, p इंटू एक्स होता है ये, है ना। तो 4/3x³ माइनस 3/2 x स्क्वायर प्लस 11x, बस x से डिवाइड कर देंगे तो मेरा p आ जाएगा और p होता है डिमांड फंक्शन। तो ये आ गया 4/3x स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 11, ये मेरा आंसर आ गया, दैट इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। इस बार हमें दिया हुआ है मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है, वही सेम चीज़ है। तो d रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू आ जाएगा 4/2x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 1 का होल इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, यहाँ तो हो जाएगा rx। अच्छा, अब इसका करते हैं, तो 4 बाहर आएगा, ये हो जाएगा 2x, इसे काम करते हैं ऊपर ले आते हैं साथ पावर को, आसान पड़ेगा आपको समझने में। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 होल पावर माइनस 2 और माइनस dx का अलग करेंगे, राइट। तो rx मेरा आ गया 4। अब इसका करेंगे तो 2x प्लस 3 लीनियर फंक्शन है,
लीनियर एक्सप्रेशन है, इसको x मान लेंगे तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और एक 2 और आएगा बिकॉज x का कोफिशिएंट 2 है और इसका हो जाएगा x और लास्ट में c लगा दिया तो ये 2 से 2 कट गया तो मेरा rx जो आ गया माइनस ये माइनस हुआ तो ये आ गया -2 अपॉन ये पावर -1 आ गया तो उसको ऊपर नीचे ले गया मैं 2x + 3 और -x + c ये मेरा आ गया रिमेन्यू फंक्शन। सेम वही करते हैं, x को 0 पुट कर देते हैं और rx को 0 तो इसको 0 पुट कर दिया, x को 0 पुट कर दिया तो -2 अपॉन 3 -0 + c तो c की वैल्यू मेरी आ गई 2/3 पुट कर दिया तो rx की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -2x + 3 -x और +2/3 ये मेरी आ गई रेवेन्यू फंक्शन। अब मुझे जो प्रूव करना है वो p निकालना है, निकाल लेते हैं। तो हमने बताया था rx जो होता है वो p × x होता है, p × x हो जाएगा -2 अपॉन 2x + 3 और इसको मैं इधर ले आता हूँ और -x को इधर ले आता हूँ, x से डिवाइड कर दूंगा तो 1/x तो यहाँ आ जाएगा और इन दोनों का मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो 3 × 2x + 3 एलसीएम आएगा, यहाँ आएगा -6 + 2 × 2x + 3 और -1 अलग से क्योंकि x से डिवाइड किया तो ये -1 हो गया। मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे -1 चाहिए अलग से, इसलिए मैंने कर दिया ऐसा, है ना, आसान पड़ेगा। चलिए जो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा तो ये इससे कट गया, यहाँ आया 4x अपॉन 3 2x + 3 -1 x से x कट गया तो मेरा आ गया 2 3 को अंदर ले गया 4 अपॉन 6x + 9 -1। चेक करते हैं क्या लाना है मुझे, यार बिल्कुल यही लाना है तो एग्जैक्टली अपना भी आ गया, है ना। कितना आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। चलिए जी अब कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। कंज्यूमर सरप्लस और एक होता है सप्लाई सरप्लस, वो दोनों समझ लेते हैं क्या चीज़ होती है, क्या पहले समझ लेते हैं ध्यान से। देखिए क्या होता है, पहले होता है लॉ ऑफ डिमांड। क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड? क्या होता है, जो बच्चे कॉमर्स के हैं जैसे आप लोग हो तो पता होगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे उस चीज़ की डिमांड कम होती जाएगी। तो डिमांड जो लॉ ऑफ डिमांड फंक्शन होता है वो ये चलता है ऐसे, जैसे जैसे हमारा ये तो हो गई क्वांटिटी और ये हो गई हमारी प्राइस, इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी जो डिमांड है वो कम होती जाएगी। सेम उल्टा होता है लॉ ऑफ सप्लाई। ये क्या होता है, सपोज करो किसी आइटम के रेट बढ़ गए तो जब आइटम के रेट बढ़ते हैं तो जो मार्केट होता है वो उसको ज़्यादा बेचने की कोशिश करता है जिससे कि उसे प्रॉफिट ज़्यादा मिले। इट मीन्स जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, तो प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, तो ये हो गया मेरा सप्लाई फंक्शन, ठीक है। जहाँ ये दोनों कर्व मीट करते हैं इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे हमारा इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट पर ये तो है P0 और ये है X0, यानी कि X0 आइटम बेचे एट P0 पर। अब दो बातें हैं, एक तो ये एरिया है और एक ये वाला एरिया है। दो नाम बता रहा हूँ मैं आपको, एक तो होता है कंज्यूमर सरप्लस CS और एक होता है प्रोड्यूसर सरप्लस PS, करेक्ट। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, जैसे ये प्राइस मिल गया कस्टमर को, एक्चुअल में प्राइस जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो ये वाला प्राइस है, लेकिन उस आदमी को इतने का प्राइस मिल गया तो कम पे प्राइस मिला, राइट। तो मतलब ये हुआ कि अगर कंज्यूमर को जितने प्राइस वो देना चाह रहा है उससे कम प्राइस पर आइटम मिलता है उसे बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, राइट। इसी तरह प्रोड्यूसर का होता है, प्रोड्यूसर को हाई प्राइस मिला है ना, बेचने के लिए हाई प्राइस मिला, उसे बोलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस, क्योंकि प्रोड्यूसर फ़ायदा हुआ तो प्रोड्यूसर सरप्लस, कस्टमर का फ़ायदा हुआ तो कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। और ये होता है X0 और ये होता है P0, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इतने प्राइस पे इतने आइटम बेच रहे हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला तो है कंज्यूमर सरप्लस का, ठीक है जी। क्या करना है, आपको डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट लगानी है 0 से X0 और माइनस P0 इंटू X0, इससे आ जाएगा मेरा कंज्यूमर सरप्लस, क्लियर। अब प्रोड्यूसर सरप्लस ये उल्टा करना है, पहले आपको सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है 0 से X0 तक और उसको माइनस करना है P0 X0 से, तो आएगा प्रोड्यूसर सरप्लस। दो फॉर्मूले याद करने हैं आपको बस, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और कंज्यूमर सरप्लस हमें निकालना है एट प्राइस P0 पे। तो पहले एक काम करते हैं, हम X0 निकाल लेते हैं। मुझे X0 P0 तो पता है, मुझे ये निकालना है।
तो मुझे डिमांड फंक्शन पता है, P0 पता है, मुझे x0 नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन में P की जगह P0 पुट कर देता हूँ और उससे निकालता हूँ मैं x0 की वैल्यू। तो जो x की वैल्यू आएगी वो मेरी x0 आएगा, मतलब x0 आएगा। सबको चले आते हैं, तो x² + 2x और -15 इज इक्वल टू 0। उसके फैक्टर हो रहे हैं 5 - 3, तो x² + 5x - 3x - 15 इक्वल टू 0, x - 5 और x + 5 और x - 3, तो x की दो वैल्यू आ गई, तो -5 और एक 3। माइनस हम ले नहीं सकते बिकॉज दे आर नंबर ऑफ आइटम्स, सो x0 मेरा आ गया 3। ठीक है, बस अब मुझे फॉर्मूला लगाना है वाला डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन, यानी कि 35 - 2x - x², लिमिट है 0 से x0 यानी 3, और इसका इंटीग्रेशन -x0 × P0 यानी कि 20 × 3। बस इसे निकाल लेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। निकाल लेते हैं इसका इंटीग्रेशन। 35x - x² - x³ / 3, लिमिट 0 से 3 - 60, लिमिट लगाते हैं 35 × 105 -9 और -27/3 और -60, ये कट गया 9 बार, 105 -9 9 18 हो गए और -60 माइनस कर देते हैं, कितना आता है, सब कुछ करा के आ गया 27। तो ये मेरा आ गया कंज्यूमर सरप्लस। बात समझ में आई? आसान है, कोई बड़ा काम नहीं है। और लेते हैं, कोई बात नहीं, समझ में आएगा, बढ़िया समझ में आएगा, कोई बात नहीं। अगला लेते हैं, इस बार फिर डिमांड फंक्शन। अब आपके में डिमांड फंक्शन दिया हुआ है P, फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस P = 2। तो वो सेम क्वेश्चन है, पहले P को 2 पुट कर देते हैं और इससे निकालते हैं x की वैल्यू। तो 20 e -x/10, ये कट गया, 1 = 10 आ गया, तो 1/10 आ गया e -x/10। ठीक है, लॉग लेते हैं बोथ साइड, तो log 1/10 = -x/10 log e। log e 1 होता है। अच्छा, log 1/10 को -log 10 लिख सकते हैं, और log e मेरा 1 हो गया, तो -x/10 आ गया, तो ये कट गया, बेस में e होता है, तो x की वैल्यू आ गई 10 log 10 बेस e। लेकिन मुझे जो वैल्यू दी हुई है वो e बेस 10 की दी हुई है, तो मैं इसे उल्टा लिख दूंगा 10/log e बेस 10। जैसे इसमें मुझे गिवन है e बेस 10 की गिवन है, इसे वैल्यू पुट कर देंगे, तो 10/0.4343, ये मेरी वैल्यू आ गई x की वैल्यू, यानी कि मेरा x0 आ गया, करेक्ट। अच्छा, मुझे निकालना क्या है, मुझे वही कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। तो सेम कंडीशन है, तो मैं डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन करूँगा, यानी कि e की पावर 20 -x/10 का इंटीग्रेशन करूँगा dx, लिमिट लगाऊंगा 0 से x0। x0 की वैल्यू ये है -P0 × x0। ठीक है जी, चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। 20 बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर x, तो e की पावर x होता है, लेकिन अपॉन में -1/10 आएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट ये है, और इसमें लिमिट लगाएंगे हम 0 से x0 और -P0 x0। क्लियर? तो लिमिट लगाते हैं, तो ये तो आ जाएगा ऊपर 10, तो माइनस के 200 हो गया ये, और लिमिट लगाते हैं x की x0, तो e की पावर -1/10, और x0 की वैल्यू मेरी ये आई थी 10/0.4343, तो ये आएगी इंटू 10/0.4343 और माइनस P0 मेरा कितना था 2, ये रखा था P0, ये रहा P2 पे दे रखा है, तो ये आ जाएगा 2 × 10/0.4343। इसको सॉल्व करना है, 10 से 10 कट जाएगा, एक लिमिट लगाना भूल गया मैं, तो जब मैं लिमिट लगाऊंगा 0 तो ये -1 और आएगा। अब देखो क्या करता हूँ मैं, मुझे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे पास -e की पावर जो है -1/0.4343 है, और इसकी वजह निकाल मतलब दे रखी है मुझे 1/log e बेस 10, तो ये हो गया e बेस 10, ऊपर ले जाऊँगा तो माइनस के log 10 बेस e हो जाएगी, राइट। और ये 10 जाएगा इसकी पावर में, और जब मैं इसको लिखूँगा ऐसे, तो आपको मैंने याद कराया था जब इंटीग्रेशन स्टार्ट कराया था कि e की पावर log बेस e 10 की पावर -1 और माइनस, ये आप निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो ये सिर्फ 1/10 बचेगा, क्लियर है ना। तो ये बच जाएगा -200 1/10 -1 और माइनस जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे निकाल के, बस इसे सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, बस आपको आंसर निकालना है, ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं, लिखा है सप्लाई फंक्शन, इस बार सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है P = 4 + x, डिटरमाइन द प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन इफ 12 यूनिट ऑफ गुड्स आर सोल्ड, राइट। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो पहले हम क्या करते हैं, P0 निकाल लेते हैं। तो मैंने x की जगह 12 पुट कर दिया, तो P आ गया 4 + 12 यानी कि 16। अब प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, P0 x0 माइनस डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से x0 तक,
तो वैल्यू आ गई 16 इंटू 12 माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगानी है मुझे 0 से 12, बस सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 16 इंटू 12 माइनस ये हो गया 12 चौक 48 प्लस 144 अपॉन 2 और 0 पे तो 0 ही आएगा। इसको तो आप सॉल्व कर लोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। आसान है ये, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा कोई, ये लेते हैं बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा है डिमांड सप्लाई और फंक्शन दे रखा है, क्वांटिटी पीडी दे रखा है, पीएच दे रखा है, फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूस सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस। तो पहले इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल लेते हैं। मैंने ग्राफ बताया था आपको ऐसा एक्स की वैल्यू जहाँ पे दोनों ग्राफ टकराते हो, तो मैंने क्या किया, पी डी को पी एस के इक्वल पुट कर दिया, यानी कि 56 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। इससे मुझे निकालना है पहले एक्स की वैल्यू, इसको माइनस कर देते हैं तो 48 आ गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, स्क्वायर लेंगे तो 4x स्क्वायर बाई 3 आएगा। तो मेरा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 4 से काटा 12, तो एक्स स्क्वायर आ गया 36, एक्स की वैल्यू आ गई 6। इसका मतलब एक्स नॉट मेरा 6 आ गया। मैंने माइनस नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है एक्स का भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मेरा पहला प्राइस आ गया इक्विलिब्रियम एक्स नॉट आ गया। पहले प्राइस निकाल लेता हूँ मैं, तो मैं प्राइस निकालने के लिए एक्स को यहाँ पुट कर दूंगा। तो मेरा प्राइस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 56 माइनस 36, यानी कि मेरा 20 आ गया पी नॉट। ठीक है जी, बस अब मुझे दोनों निकालने हैं। एक तो कंज्यूमर सरप्लस निकालना है पहले, तो उसमें हम डिमांड फंक्शन की यानी कि इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। 56 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से 6 लगाएंगे और माइनस पी नॉट इंटू एक्स नॉट, यानी कि 20 इंटू 60, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। यह आ जाएगा 56x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट 0 से 6 लगाएंगे, माइनस 120 कर देंगे। लिमिट लगाते हैं 56 इंटू 6 माइनस 216 6 का क्यूब अपॉन 3 और माइनस 120, इससे निकाल लेंगे तो मेरा कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। अब निकालते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, पी नॉट एक्स नॉट माइनस जो हमारा सप्लाई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट 0 टू एक्स नॉट, तो ये तो 120 ही रहेगा, पहले आ चुका मेरा, माइनस सप्लाई फंक्शन है हमारा 8 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, तो 8 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 का इंटीग्रेशन करेंगे और इसे 0 से 6 लिमिट लगा देंगे, तो मेरा आ जाएगा 120 माइनस 8x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस है यहाँ पे और 0 से 6, बस इसे सॉल्व कर लेंगे। 120 माइनस ये आ जाएगा 48 प्लस 216 अपॉन 9, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक था जी, ये था कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, चलो आप इतना कह रहे हो तो लास्ट क्वेश्चन, चलो खत्म हो इसका। द डिमांड फंक्शन पी मोनोपोली, अब देखो ये लिखा मोनोपोली, इसमें एक चीज़ होती है मोनोपोली, बताऊंगा प्रॉफिट जब भी मोनोपोली का काम आता है तो एक बताऊंगा क्या होता है। पी दे रखा है, वाइल मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है इतने, एक्स यूनिट कम्युनिटी, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस। तो पहले बता दूं मोनोपोली वाले केस में जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो कब होता है, वो तब होता है जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है। तो मुझे मार्जिनल कॉस्ट तो दे रखा है बट मुझे मार्जिनल रेवेन्यू नहीं पता, वो निकाल लेते हैं। पहले रेवेन्यू फंक्शन निकाल लेंगे। रेवेन्यू फंक्शन निकलता है पी इंटू एक्स से, तो पी मुझे दे रखा है तो ये हो जाएगा 274x माइनस एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा 274 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको और इसको इक्वल पुट करेंगे तो मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी 4 प्लस 3x इज इक्वल टू 274 माइनस 3x स्क्वायर, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले काट देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर हो रहे हैं 10 माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0, तो x प्लस 10 माइनस 9x प्लस 10, तो मेरी x प्लस 10 आ जाएगी और x माइनस 9 आएगी, तो एक आएगी वैल्यू माइनस 10 और एक आएगी 9, माइनस 10 नहीं लूँगा, इट मीन्स मेरा जो आ गया x नॉट वो मेरा आ गया 9। क्लियर है बात? चलिए अब निकालना मुझे क्या है, मुझे निकालना है फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस। तो सेम फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है। तो पहले डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, पी डिमांड और 0 से एक्स नॉट यानी कि 0 से 9 माइनस पी नॉट इंटू एक्स नॉट, करेक्ट। पहले पी नॉट भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पी गिवन है तो मैं एक्स की जगह पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो पी नॉट आ जाएगा मेरा 274 माइनस 9 का स्क्वायर यानी कि 81, तो माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 193, राइट। ये मेरा आ गया पी नॉट। अब यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, तो 274 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट 0 से 9 लगाएंगे और माइनस
193 इंटू 9 कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन 274x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 से 9 माइनस 193 इंटू 9, ये मेरा आ जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। लिमिट लगा देते हैं 274 इंटू 9 माइनस 9 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 193 इंटू 9। मेरे ख्याल से इसको तो सॉल्व कर लोगे आप, कुछ नहीं यार। इसका क्यूब होता है 9 का क्यूब कितना होता है 729। इसे काटेंगे तो 6 2 जा 3 2 जा 6, 3 4 जा और 3 3 जा, तो ये आ गया मेरा 274 इंटू 9 माइनस 243 माइनस 193 इंटू 9। इसको तो सॉल्व कर लोगे आराम से आप, ये मेरा आंसर है। और सॉल्व करना अच्छा तरीका बता दूँ मैं आपको, इन दोनों में से 9 कॉमन ले लो और आसान पड़ेगा। तो 9 कॉमन लो तो 274 माइनस 193 इंटू 9 माइनस 243। अब हम 274 में से 193 माइनस करेंगे, कितना आएगा 74 में 7 ऐड कर दो 81 आ जाएगा। 81 इंटू 9 माइनस 243, ये आ गया 729 माइनस 243। अब तो कर लोगे यार, ठीक है। तो मेरा आ गया 486, ठीक है जी। ये मेरा आ गया कंज्यूमर सरप्लस। तो ये जो 5 6 7 एग्जाम्पल कराया मैंने, इनको जरूर कर लेना। इंटीग्रेशन इसमें बहुत कम लगेगी, पूरा इंटीग्रेशन नहीं लगना है, छोटा सा इंटीग्रेशन लगना है, पर कर जरूर लेना, ठीक है। चलिए बढ़िया, फिर मिलता हूँ अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।